माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर 12। ठीक, इंट्रोडक्शन है रीड के लिए, कुछ याद वगैरह कुछ नहीं करना है, बस रीडिंग के लिए। ठीक है, कहने किस बारे में ये चैप्टर है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द शॉर्ट रन काइनेशियन मॉडल। ठीक है, चैप्टर में यही पढ़ने वाले हो मेनली। ठीक है, काइनेशियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, ये एक इनकम को डिटरमाइन करेंगे पूरी इकोनॉमी की। ठीक, which covers the basic essentials of how income and employment are determined in an economy। कैसे इकोनॉमी में इनकम एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होती है उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हाँ भैया, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। पहले डिमांड की बात करी इन्होंने। एग्रीगेट डिमांड, एक इंडिविजुअल की बात नहीं करी है, ओवरऑल बात करी हुई। अभी पता है मैक्रो स्टार्ट हो गया है, ओवरऑल बातें होंगी। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड की बात करिए। दो तरीके की डिमांड है, कह रहे हैं एक डिजायर्ड डिमांड है एक्स एंड, और एक इफेक्टिव डिमांड है एक्स पोस्ट। ठीक है, और दोनों आपको पता है, आपने डिमांड चैप्टर में पढ़े थे, याद है। एक्स एंड क्या है, जो आप प्लान्ड करते हो। ठीक है, नाम इसका होता है डिजायर्ड। सही है, वो डिमांड जो इकोनॉमी में प्लानिंग हो रही है खर्चा करने की। इफेक्टिव डिमांड, वो डिमांड जो एक्चुअल में होती है। ठीक है, आपको पता है ये प्लान्ड है और ये एक्चुअल है। अरे वो मीनिंग लिखी हुई है, डिजायर्ड या फिर एक्सेंट। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिमांडेड इन द इकोनॉमी। ठीक है, इट रेफर्स टू द डिजायर्ड, इंटेंडेड और प्लान्ड डिमांड और स्पेंडिंग बाय द पीपल। पूछना है, पूरी इकोनॉमी की बात करिए। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिमांडेड इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट का मतलब है टोटल जो डिमांड हो रही है गुड्स और सर्विस की, कहाँ, इकोनॉमी में। इट रेफर्स टू द डिजायर्ड, इंटेंडेड या फिर प्लान्ड है, अभी हुई नहीं एक्चुअल में। कंपोनेंट क्या होंगे इसके, पूरी इकोनॉमी के पॉइंट से बात हो रही है। कौन कौन इकोनॉमी में डिमांड करता है, कौन कौन डिमांड करता है, बता पाओगे। इकोनॉमी में कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, इकोनॉमी में बिजनेस वाले भी डिमांड करते हैं, है ना। इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी डिमांड करती है, और इकोनॉमी से बाहर वाले भी डिमांड करते हैं, अपनी कंट्री के बाहर। तो देखो इट्स मेन कंपोनेंट्स क्या है, कह रहे हैं पहले इक्वेशन के फॉर्म में देखोगे, एडी एग्रीगेट डिमांड, एई से आगे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। खैर सी लिखा है, सी का मतलब क्या है, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, है ना। हाउस होल्ड कंजम्पशन, अभी बताया कौन डिमांड करेगा, पहले कंज्यूमर्स करेंगे। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, कौन करेगा, बिजनेस वाले, है ना। जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, माइनस कर दिया था, नेट इफेक्ट लिया जाता है कि हमने जो खरीदा और हमने जो बाहर बेचा, सिर्फ बाहर बेचा वाला नेट। बाहर से 1 लाख का खरीदा, बाहर 2.5 लाख का बेचा, नेट एक्सपोर्ट लिए जाएंगे कितने, 1.5 लाख। 2.5 माइनस 1, एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के पॉइंट से है, एक कंज्यूमर की, तो पहले चैप्टर जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था कंज्यूमर के पॉइंट से बात करी थी, यहाँ पूरे इकोनॉमी के पॉइंट से बात हो रही है, तो उसका डिमांड सबको मिला देंगे। कॉम्पोनेंट, मेन कॉम्पोनेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, दूसरी कौन सी भी पढ़ी थी आपने, इफेक्टिव डिमांड, है ना। एक्सपोज जिसे हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल वाली होगी। Effective demand is the total amount of goods and service that people actually buy in an economy। ठीक है, it is ex post concept, ये पोस्ट बात की बात हो रही है। ex post means afterwards। ठीक है, it refers to something that actually or ultimately happens, जब कुछ हो जाता है, वो तो प्लान था, ये एक्चुअल खरीदा हुआ डिमांड है। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड इज द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, लेकिन जो मॉडल पढ़ोगे ना उसमें प्लान्ड वाली लेके चलोगे। ठीक है, इसके भी वही 4 कंपोनेंट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही 4 है, गवर्नमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब जो आप पढ़ने वाले हो ना टॉपिक काइनेशियन मॉडल, ठीक है, उसमें जो लेके चलोगे तुम, रीड के लिए करना है इसको खाली, क्या लेके चलोगे, कह रहे इन द सिंपल काइनेशियन मॉडल, ठीक है, वी हैव टेकन 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, इसका मतलब 4 पढ़े थे, 4 नहीं लेंगे, कितने लेंगे, 2। और क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज मतलब बाहर वालों से कोई इंटरेक्शन नहीं है, फॉरेन हट गया, एक्सपोर्ट हट गए, नहीं लेंगे, गवर्नमेंट को भी नहीं लेंगे, बस बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, ये 2 लेके चलेंगे। आया समझ में, होते तो हैं 4 पर समझने के लिए आसान कर दिया इन्होंने, बस 2 लेके चलेंगे। ठीक है, यही 2 काफी भारी पड़ेंगे। इन द सिंपल कंडीशन वी हैव टेकन 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, कह रहे नो फॉरेन ट्रेड, ठीक है, नो गवर्नमेंट, एग्रीगेट डिमांड इज C plus I, 2 शॉर्ट कर दिए इन्होंने। Where C is the household spending on goods and services and I is the spending on
कैपिटल गुड्स, इन्वेंट्रीज, रेसिडेंशियल हाउसेज, इन्वेस्टमेंट, घर बनाना रहने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बिजनेस वाला कह दिया था, इन्वेस्टमेंट मतलब जब भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, नॉर्मली बिजनेस वाले ही करते हैं। घर भी ले रहे हो लेकिन वो भी इसमें इंक्लूड होगा, याद रखना, एमसीक्यू रेटेड हो सकता है, ठीक। ईच इज स्टडीड सेपरेटली, कह रहे हैं इसको और इसको सेपरेटली थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक। नहीं क्या लिखा हुआ है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कंजम्पशन फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। कह रहे हैं काइनेशियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। नॉर्मली कंजम्पशन, अब तो ये इंडिविजुअल की ही बात हो रही है ना, मतलब इंडिविजुअल नहीं, सारे कंज्यूमर्स की बात हो रही है, ठीक है। कंज्यूमर खर्चा क्या देख के करता है, अपनी इनकम देख के करता है ना। तो यही लिखा हुआ है, काइनेशियन का कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कह लो, दिखाता है फंक्शनल रिलेशन किसके बीच की, कंजम्पशन और इनकम के बीच की, ठीक है। इनकम से तो ये कंजम्पशन कनेक्टेड होता है, तो यही लिखा है, काइनेशियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड कंजम्पशन, डिजायर्ड क्यों, क्योंकि हमने बताया था आप कौन सा लेके चलोगे, एक्स एंड, है ना, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशन दिखाता है क्या, कंजम्पशन फंक्शन। अब होगा क्या, इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है ना, ठीक है। अब इसमें इन्होंने दो पार्ट बांटे हैं, एक बांटा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको बोलते हैं एपीसी, कंजम्पशन फंक्शन के दो भाग बांटे हैं, एक बांटा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको बोलते हैं क्या, एमपीसी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकलता है, कह रहे थे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ इनकम डिवर्टेड टू कंजम्पशन, इनकम का जो पोर्शन आपने कंजम्पशन में लगा दिया उसे क्या बोलेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, एपीसी, है ना, कंजम्पशन अपॉन इनकम, वाई डिनोट फॉर इनकम, ये मीनिंग है, ये फॉर्मूला है। मार्जिनल पे आए, मार्जिनल तो आप बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हो, मार्जिनल मतलब था चेंज, ये एवरेज वाला है, मार्जिनल बस चेंज लगा देना, ठीक है। मतलब अगर फॉर्मूला बनाओगे ये बनेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एमपीसी, क्या लगाओगे, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, रेशियो मतलब डिवाइड, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, टू चेंज इन इनकम। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि भैया ये कंजम्पशन जो बोल रहे हैं ना, कंजम्पशन फंक्शन, इनकम और कंजम्पशन आपस में क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं, अभी एक बता दिया मैं तुम्हें, इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। दूसरी भी प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं तुमको, जितनी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन उससे थोड़ा कम बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा पैसा आदमी बचा लेता है, जब ज्यादा कमाना शुरू करता है तो सब खर्चा कर देता है, क्या थोड़ा बचा लेता है। दो प्रॉपर्टी, यही दो प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कंजम्पशन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, सी एफ मतलब फंक्शन और वाई मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाले हैं, ठीक है। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी फंक्शन करेगा, ऊपर जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताया, जितनी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ेगा, थोड़ा कम बढ़ेगा, है ना। कंजम्पशन ग्रेटर देन जीरो है, बढ़ेगा तो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, कंजम्पशन बढ़ेगा, लेस देन वन भी है, जितना इनकम बढ़ रही है उतना नहीं बढ़ेगा। रीड कर लो, ये लिखा है, काइनेशियन कंजम्पशन फंक्शन हैज टू मेन प्रॉपर्टीज, कंजम्पशन फंक्शन की दो मेन प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें से पहली है डायरेक्ट रिलेशन विद इनकम, ठीक है। हायर इनकम लीड्स टू हायर प्लान्ड कंजम्पशन। दूसरी क्या है, इंक्रीजेस लेस देन इनकम इन राइज, जितनी इनकम बढ़ेगी उससे थोड़ा कम बढ़ेगा, बढ़ेगा तभी ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा, थोड़ा कम बढ़ेगा। व्हेन इनकम ग्रोज कंजम्पशन आल्सो ग्रोज बट बाय अ स्मॉलर अमाउंट एज पार्ट ऑफ द इनकम इज, बचा लिया गया। दिस इज शोन बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। चेंज है ना, पीछे पता था मार्जिनल प्रोपेंसिटी, तो चेंज जो आने वाला है वो उतना नहीं आएगा, ठीक है। फिगर बना के देखते हैं, इसकी फिगर कैसे बनेगी कंजम्पशन फंक्शन की। अभी आपने देखा कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशन होता है, तो ग्राफ भी किसके बीच का बनेगा, कंजम्पशन और इनकम, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस हमने क्या दिखाई हुई है, कंजम्पशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या दिखाई हुई है, इनकम। कंजम्पशन विल बी ऑन वर्टिकल एक्सिस और इनकम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई ओ एक्स डाल दिया। अब कंजम्पशन का ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा, देखो एक चीज होती है कंजम्पशन के बारे में, अगर इनकम जीरो है, ठीक है,
पहले इनकम का बनाते हैं, इनकम कैसे शो होगी। इन्होंने इनकम को समझाने के लिए एक 45 डिग्री की लाइन खींच दी है, कह रहे हैं ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, ग्राफ पे क्या करा है, पहले इनकम दिखाइए, मेन कंजम्पशन दिखाना है और इनकम को भी साथ में दिखाना है। तो इनकम के लिए 45 डिग्री की लाइन खींची। 45 डिग्री कैसे खींचोगे, ये 90 है तो इसका आधा, ये 90 होता है ना सीधा, तो इसका आधा, मतलब ऐसे लाइन खींचना कि 20 से जाए। ठीक, 20 से जा रही है, ये हमारी इनकम को नोट कर रही है। कितनी लाइन है ये, 45 डिग्री। आगे जब भी इनकम दिखाओगे 45 डिग्री से दिखाओगे। इनकम दिखा दी, नेक्स्ट क्या दिखाना है हमको, कंजम्पशन। कंजम्पशन अगर वही तो चल रहा है। कंजम्पशन जब इनकम जीरो होती है ना, तो कंजम्पशन क्या खत्म होता है। अगर मान लो तुम अभी कुछ कमाते हो, कमाता है कोई नहीं कमाता है, तो खर्चा तो हो रहा है ना, नहीं करते हो, खर्चा होता ही नहीं होता है। इसीलिए इनकम जीरो है ना, आदमी खर्चा तब भी कर रहा होगा तो कंजम्पशन कहीं बीच से स्टार्ट होगा, याद रखना। कंजम्पशन ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, धीरे धीरे तुम लोग कमाना शुरू करोगे। अभी तो तुम लोग डिस सेविंग कर रहे हो। डिस सेविंग का मतलब बचा नहीं रहे हो, उल्टा बचत खा रहे हो, है ना। तो आप डिस सेविंग कर रहे हो अभी, लेकिन धीरे धीरे अभी बड़े होगे, कमाना शुरू करोगे, है ना। धीरे धीरे आपकी कमाई ऊपर निकल जाएगी और खर्चा नीचे हो जाएगा। तो आपको बता पाएगा ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो बता दी, यहाँ से शुरू होगा। थोड़े टाइम तक इसको इनकम के ऊपर रखो, एक टाइम के बाद या ये इनकम की लाइन जा रही है, ये कंजम्पशन हमने खींचा है, थोड़ा और गिर गया है नीचे, थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। इतने पोर्शन, पहले तो 20 से स्टार्ट हुआ, अभी इनकम नीचे है, कंजम्पशन ऊपर है। कहां तक, इस पॉइंट तक। इसके बाद क्या हुआ, इनकम ऊपर चली गई, कंजम्पशन नीचे, आप बचत करने लगे। यही होगा आगे कि कुछ और होगा। यहाँ पे ये पॉइंट है जहां पे बराबर करें, तो ऐसे कर्व बनाना है इसका। इसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब यहाँ पे आप जो कमा रहे हो पूरा पूरा खर्च हुआ जा रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, एक इनकम की और खासियत हम तुम्हें बता रहे हैं। इनकम की जो लाइन हमने खींची है, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट डाल लें, बस समझने लायक है, कुछ है नहीं ज्यादा, यहाँ पे एक पॉइंट डाल लें, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ना इधर से और इधर से, वो सेम होगा। 45 डिग्री की है, बीच में है एकदम, तो ऑब्वियस है इधर से और इधर से डिस्टेंस सेम होने वाला है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है इन द ग्राफ इनकम इज ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नीचे इनकम है, एंड कंजम्पशन ऑन द वर्टिकल एक्सिस, कंजम्पशन इधर वाला है। ठीक है, द सी कर्व शोज कंजम्पशन एट डिफरेंट इनकम लेवल्स। इसको हम सी कर्व बोल दें, तो सी कर्व दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कंजम्पशन डिफरेंट इनकम लेवल्स पे, एट डिफरेंट इनकम लेवल्स। यहाँ इनकम जीरो है, आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी, है ना, अलग अलग इनकम पे कंजम्पशन दिखा रहा है। द 45 डिग्री लाइन इज द रेफरेंस वेयर ईच पॉइंट इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस। ये जो 45 डिग्री की लाइन है, ये एक रेफरेंस है, हमने बताया था। इनकम आप एज अ रेफरेंस ले रहे हो वाई डिग्री से, ठीक है, और इसका डिस्टेंस दोनों तरफ से क्या है, सेम, वही लिखा हुआ है, कुछ और लिखा है क्या। ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री है तो ऑब्वियस है इधर उधर डिस्टेंस बराबर होगा, बीच में है ना एकदम ये। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट ए, ये जो पॉइंट बनाया है इसको मार्क कर देते हैं, क्या है ये पॉइंट ए। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओबी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओबी इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस ए बी। ये इन्होंने जो लिखा है वो ये लिखा है ए बी ओ बी, ठीक है, लेकिन ये भी डिस्टेंस बराबर ही होने वाला है। ठीक है, लाइन इधर भी खींची, पॉइंट इधर नहीं डाला, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। फिर से फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओ बी इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस ए बी। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ कर्व, कैसे बना दिया हमने और क्या एक्सप्लेनेशन इसके पीछे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, जो बातें बताई वही लिखी है, नोट्स है। कंजम्पशन कर्व सी स्लोप्स अपवर्ड शोइंग दैट हायर इनकम लीड्स टू हायर कंजम्पशन। जैसे जैसे आगे जा रहे हो इनकम बढ़ती जा रही है, 45 डिग्री लाइन, तो इन कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। कंजम्पशन ही बढ़ा ही तो है, कम स्पीड में बढ़ा है बस। एट जीरो इनकम, जीरो इनकम पे कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन इज नॉट जीरो। जीरो इनकम पे कंजम्पशन जीरो नहीं है, पर कहां पे है, हम इसको एक स्मॉल ए पॉइंट अगर दे दें तो डिनोट हो जाएगा, इज जीरो ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये जो जीरो इनकम पे कंजम्पशन होता है इसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। छोटे छोटे एमसीक्यू रेटेड पॉइंट, ठीक है। इंटरसेप्ट ए पॉइंट, ठीक है। फाइनेंस बाय बोरोइंग और सेविंग्स, ये पैसा कहां से आ रहा है, या तो आप सेविंग से उठा रहे हो, पुरानी कुछ रखी होंगी आपके पास, या फिर कहीं से उधार ले रहे हो। ठीक है, आपके केस में आप अप्पा से उधार ले रहे हो, है ना। खैर,
इकोनॉमी के पॉइंट से बात हो रही है, याद रखना, इसलिए बोला है लोन से या सेविंग से, डिस सेविंग से आ रहा है। एट लो इनकम, जब इनकम कम है, यहां से लाइन खींचते हैं, ये क्या पार्ट है, लो इनकम, इसके आगे क्या है, हाई इनकम, ठीक है ना। एट लो इनकम कंजम्पशन एक्सीड्स इनकम, कंजम्पशन ऊपर है, इनकम नीचे, ऑब्वियस सी बात है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, डिस सेविंग हो रही है। डिस सेविंग मतलब पैसा निकाल के खर्चा कर रहे हो। एट द ब्रेक इवन पॉइंट, द ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर कंजम्पशन इक्वल्स इनकम, बता दिया था ब्रेक इवन कहां पे है, जहां दोनों कट करे, कंजम्पशन इनकम बराबर हो गए। पॉइंट जी नाम दे देते हैं इसको समझाने के लिए, ऑन द 45 डिग्री लाइन। जब भी कुछ समझाना होता है, एक बीच का, इधर और उधर दोनों समझाए जाते हैं, वही समझा रहे हैं। बियॉन्ड दिस कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, इसके बाद क्या हुआ, बियॉन्ड मतलब इसके बाद कंजम्पशन छोटा है, इनकम बड़ी है, इंडिकेटिंग पॉजिटिव सेविंग, अब सेविंग होने लग रही है, ठीक है। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द पॉजिटिव स्लोप ऑफ सी, ये क्या लिखा है यहाँ समझना, पहले बताओ इससे पीछे कुछ पूछना है, यहाँ से आगे समझने वाला है थोड़ा। अब आगे का समझते क्या लिखा है, ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पीछे पढ़ लेते ना, ये निकलता है कंजम्पशन के स्लोप से, स्लोप से कुछ कैसे निकाला जाता है वो समझते हैं हम, इसमें गोदागारी नहीं कर रहे, वरना खराब हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। नया बना देते हैं छोटा सा रफ वाला, ये जा रहा है, इनकम कैसे आ रही है 45, कंजम्पशन कैसे जा रहा है, कहीं 20 से शुरू हुआ है और ऊपर निकला जा रहा है, यही एकदम सही है। ये जो सी है, ये सी है, ये वाई है, एमपीसी कह रहे हैं इसी के स्लोप से निकलता है। स्लोप से निकलता है मतलब क्या, अगर हम कहें इसका स्लोप, स्लोप मतलब ढाल कहते हैं ना, यहां से यहां तक स्लोप ले लेते हैं, ठीक है, यहां से आप एक नीचे लाइन खींच दे रहे हैं, एक यहां से नीचे लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है, और एक इधर से इधर लाइन खींच दे रहे हैं। समझ में आया कुछ क्या करा, दो पॉइंट ले लिए, स्लोप ले लिया, एक रफ कोई भी ले लो, नीचे लाइन खींची और इस पॉइंट से इधर लाइन खींची। इधर क्या है, आपने इधर वाल क्या दिखाया है, कंजम्पशन, इधर क्या दिखाया है, यहां पे है आपका चेंज इन कंजम्पशन, कितना पोर्शन, इतना पोर्शन, हाँ ठीक है, ये क्या है, चेंज इन कंजम्पशन, और नीचे क्या दिखाया है, इनकम दिखाई हुई है, तो ये क्या है, चेंज इन इनकम। आ रहा है समझ में। अगर हम कहें एमपीएस क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, आप कहोगे चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, तो कह रहे हैं सी का जो स्लोप है वो क्या दिखा रहा है, एमपीसी, एमपीसी, एमपीसी दिखाया इसने। और ध्यान दो, चेंज इन कंजम्पशन इज स्मॉलर देन चेंज इन इनकम, ये भी तो बताया था कि आप कंज्यूम कम करते हो, इनकम ज्यादा बढ़ती है। क्या लिखा है, अब देखो क्या लिखा है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम इज द पॉजिटिव स्लोप ऑफ सी, पॉजिटिव स्लोप ऑफ सी से निकल रहा है, लेस देन वन है, ऑब्वियस है, मीनिंग कंजम्पशन राइजेस विद इनकम बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। देखिए कंजम्पशन बढ़ा है, इनकम ज्यादा बढ़ी है, कंजम्पशन कम बढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट एनी इनकम लेवल इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। एपीसी के बारे में तो आपको पता है ना, एपीसी क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, वर्टिकल डिस्टेंस सी ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाई, इसको भी वैसे ही है, सेम डिस्टेंस, ऊपर सी नीचे वाई। नेक्स्ट आते हैं, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, आसान सी है, आपने पीछे समझ ली है, कहने लीनियर कंजम्पशन फंक्शन लिया गया है। कंजम्पशन आपने कैसा लिया है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आपको काइनेशियन मॉडल में स्ट्रेट लाइन ही लेके चलना है, ठीक। कह रहे सी इक्वल्स टू ए प्लस सी वाई, ए क्या था आपने देखा था, एक छोटा सा ए पॉइंट डाला था हमने, ऑटोनोमस कंजम्पशन ए था, ठीक है, और प्लस सी वाई मतलब अब जब वो तो होएगा, जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा, दोनों को मिला तो क्या बन जाएगा, कंजम्पशन। समझ में आया कुछ, ठीक है। क्या लिखा है, वेयर ए इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, मिनिमम स्पेंडिंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। सी वाई क्या है, फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इनकम, इंड्यूस कंजम्पशन नहीं बोलते इसको, वो तो ऑटोनोमस था, जो इनकम के साथ बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, स्पेंडिंग बेस्ड ऑन इनकम। CY इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन दैट इज स्पेंडिंग बेस्ड ऑन इनकम। तो ये ऑटोनोमस है, ये इंड्यूस्ड है, ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस्ड। C इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम, पीछे देख लिया, C का जो स्लोप है वो क्या है, MPC, एंड Y इज इनकम, ठीक है, C मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम, Y इज इनकम। नेक्स्ट आते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव या फिर सेविंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और हमने बताया आपको कि देखो अभी पीछे तुमने देखा, कंजम्पशन जब स्टार्ट हुआ शुरुआत में डिस सेविंग थी, और जब कंजम्पशन
ऊपर नीचे चला गया, इनकम बढ़ गई तो क्या होने लगी, सेविंग होने लगी। उसी से निकल के आ रहा है, एकदम सेम वे में चलेगा जैसे कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन था, वैसे ही सेविंग और इनकम का रिलेशन है। जो पीछे पड़ा उसी से निकल के आ जाएगा ये, बस उसका बचा हुआ पोर्शन, कंजम्पशन का बचा हुआ पोर्शन क्या है, सेविंग्स है। क्या लिखा है, सेविंग फंक्शन इज द काउंटर पार्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। काउंटर पार्ट मतलब बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है। शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, सेविंग और इनकम के बीच की रिलेशन दिखाएगा ये। इन काइनेशियन इकोनॉमिक्स सेविंग डिपेंड्स ऑन इनकम, सेविंग कह रहे इनकम पे ही डिपेंड कर रही, कंजम्पशन भी उसी पे डिपेंड कर रहा था, पूरा सेम है। हायर इनकम लीड्स टू ज्यादा इनकम, ज्यादा सेविंग। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, दो सेक्टर की इकोनॉमी चल रही है, सेविंग कैसे निकलेगी, y माइनस सी। ये क्या लिख दिया, देखो जब आप कमाते हो या तो उसको कंजम्पशन में खर्चा कर दोगे या उसको बचा लोगे, इसी से निकाल सकते हो। या तो आप जो कमा रहे हो खर्चा कर दोगे या फिर उसको बचा लोगे। तो क्या लिखा है, s इक्वल्स टू वाई माइनस सी भी निकल सकता है। अगर तुम्हें सेविंग निकालनी है तो अपनी इनकम में से क्या घटा दो, कंजम्पशन घटा दो। सेविंग इक्वल्स टू वाई माइनस सी, ठीक है, पहली ये प्रॉपर्टी हो सकती है। इनकम नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन इज सेव्ड, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है, कंजम्पशन एंड सेविंग आर लाइक सेमीज ट्विन्स, ठीक है। व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड एंड व्हाट इज नॉट सेव्ड इज कंज्यूम्ड। कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल्स टू वाई। नेक्स्ट आते हैं, क्या लिखा है, नोइंग द कंजम्पशन इनकम रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली गिव्स द सेविंग इनकम रिलेशनशिप। दोनों वही है, ऑटोमेटिकली आपको सेविंग इनकम का भी आ गया होगा, मतलब इनकम बढ़ेगी सेविंग भी बढ़ेगी। सेविंग इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, एस इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। और आपके लिए कंसेप्ट वाला पोर्शन था, रीड कर लेना। आगे बढ़े, टू कंसेप्ट, ठीक है, दो कंसेप्ट इसमें भी होंगे जैसे उसमें थे। उसमें क्या था, एपीसी एमपीसी, इसमें क्या होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस, ठीक है। क्या लिखा है, एपीएस द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम दैट हाउस होल्ड वॉन्ट्स टू सेव। वो इनकम का पोर्शन जो हाउस होल्ड बचाना चाह रहा है, ठीक है। इट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग टोटल डिजायर्ड सेविंग विद टोटल इनकम। मतलब एपीएस कैसे आएगा, एपीएस आएगा सेविंग अपॉन, एपीसी कैसे आया था, कंजम्पशन अपॉन इनकम। एमपीएस कैसे आएगा, एमपीएस विल कम बाय चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन marginal propensity to save. Marginal propensity to save relates the change in total desired saving, change in saving to the change in income, change in saving to change in income that brought it about, ठीक है। जितना उसना चेंज आ रहा है, चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, इनकम की वजह से सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, वही क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक। एमपीएस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल डिजायर्ड सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम, वही लिखा हुआ है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक। अब ग्राफ इसका देख लें, जैसे कंजम्पशन का देखा था, इनका भी ग्राफ देख ले। इनका ग्राफ थोड़ा आसान होता है, पीछे से ही कनेक्टेड होता है, ठीक है। आपने देखा था एक पॉइंट स्टार्ट हुआ था कंजम्पशन, जहां पे आप कमा कुछ नहीं थे, खर्चा सब कुछ कर रहे थे। वो खर्चा कहां से हो रहा था, वो डिस सेविंग से हो रहा था। तो आपका जो कर्व जाएगा ना सेविंग का, वो यहां से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, जीरो से तो स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि शुरुआत में आपने डिस सेविंग करी हुई है। पीछे से कनेक्शन लो, पीछे आपने शुरुआत में क्या करी थी, डिस सेविंग, तो ऊपर से भी स्टार्ट नहीं होगा, फिर कहां से स्टार्ट होगा, कहीं नीचे से। मतलब आप जीरो पे भी नहीं, आप शुरुआत में नेगेटिव में होगे, डिस सेविंग आपने करी होगी। और फिर ये जैसे कंजम्पशन बढ़ा था, इनकम बढ़ती जाएगी, सेविंग भी बढ़ती जाएगी। यहां से शुरू होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ कट भी करेगा। जैसे ऊपर एक पॉइंट आया था, कंजम्पशन और इनकम कट करे थे, ये पॉइंट वो पॉइंट जहां पे ना आप कमा रहे हो, जो कमा रहे हो सब खर्चा हुआ जा रहा है। सेविंग क्या कर रहे हो, जीरो। यहाँ पे सेविंग क्या है, जीरो। पहले नेगेटिव में थी, इनकम बढ़ती गई, सेविंग नेगेटिव से खत्म होते होते कहां पहुंच गई, जीरो। और उसके बाद सेविंग क्या हो जाएगी, पहले डिस सेविंग, फिर एक पॉइंट आया जहां जो कमाया सब खर्चा हो गया, सेविंग इज, यहाँ पे सेविंग क्या है, जीरो। इस पॉइंट को ऊपर क्या बोला था हमने, ब्रेक इवन पॉइंट। और इसके ऊपर क्या होगा, अब आपकी पॉजिटिव इनकम बढ़ गई है, सेविंग भी पॉजिटिव में आ गई है। तो ये बस ग्राफ हो गया और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, नीचे साइड बस नोट करना, हमने यहाँ इनकम दिखाई हुई है। क्या लिखा, इन फिगर द एस कर्व रिप्रेजेंट द सेविंग फंक्शन, द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव
at any income level is the ratio of saving to income. ये फॉर्मूला पढ़ा एपीएस का, बस वही लग जाएगा, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव इज शोन बाय स्लोप ऑफ द एस कर्व. इसका स्लोप ले वैसे ही, मान लो ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, ठीक है, नीचे लाइन खींचोगे, इसकी भी नीचे लाइन खींचोगे, फिर एक लाइन यहां खींचोगे, ठीक, चेंज निकालोगे. यहां पे क्या होगा, चेंज इन सेविंग मतलब चेंज इन एस, नीचे क्या होगा, चेंज इन वाई. ठीक है, क्या आया, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई विल बी एमपीएस. स्लोप इसका क्या रिप्रेजेंट करता है, एमपीएस. प्रॉपर्टीज ऑफ सेविंग फंक्शन, वही पीछे वाला ग्राफ चलेगा, ठीक है ना. क्या लिखा है देखिए, सेविंग लाइन एज स्लोप अपवर्ड, ऊपर जा रही है, शोइंग दैट हायर इनकम लीड्स टू हायर सेविंग. इट एट लो इनकम लेवल, जब इनकम कम थी, यहां तक कम थी पीछे, है ना, यहां तक इनकम आपकी कम थी, हुआ क्या, सेविंग इज नेगेटिव. सेविंग आपकी डिस सेविंग हो रखी है, इनकम कम है ना, कंजम्पशन ज्यादा है, डिस सेविंग हो रही है. एट हाई इनकम लेवल, फिर जब इनकम बढ़ गई, इसके बाद इनकम बढ़ गई थी, ऊपर से अगर कनेक्शन लोगे तो इसके बाद इनकम बढ़ गई थी. इट इज पॉजिटिव. ठीक है, क्या पॉजिटिव है, सेविंग पॉजिटिव हो गई. लो इनकम सेविंग इज नेगेटिव, हाई इनकम सेविंग इज पॉजिटिव. एट द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर सी इक्वल्स टू वाई, ऊपर जहां सी वाई के बराबर हुआ था, ये क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट. सेविंग इज जीरो, सेविंग इज जीरो. स्लोप ऑफ द एस लाइन रिप्रेजेंट द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव. पीछे बोल दिया, इसका स्लोप एमपीएस दिखा रहा है, विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है बट लेस देन 1 है एट ऑल इनकम लेवल. तो जो हमने पीछे बात बताई आपको कि स्लोप टिल्ट रखना, ठीक है, क्योंकि लेस देन 1 होगा बट ग्रेटर देन 0 होगा, चेंज तो आएगा सेविंग में पर उतना नहीं आएगा जितना इनकम में आया. ये आपका यहां से यहां तक लो इनकम है. लो इनकम मतलब लो इनकम लीड्स टू दिस सेविंग. ये ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब सेविंग क्या है, 0. इसके आगे क्या है, हाई इनकम. हाई इनकम मतलब सेविंग इज ग्रेटर, सेविंग होने लगी, दिस सेविंग नहीं हो रही, अब सेविंग हो रही है. एक छोटा सा इन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको सीख लो. एक न्यूमेरिकल, बाकी न्यूमेरिकल आखिरी में करेंगे. देखो इन्होंने कुछ आपको दे रखे, इनकम दे रखा है, कंजम्पशन दे रखा है, ठीक है, आपको दो अगर पता है तो आप निकाल लोगे. इनके हिसाब से ले लेते हैं. इनकम पहले 1000 है तो कंजम्पशन इनका हो रहा है 900, ठीक है. इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ के हो गई 1100, कंजम्पशन ही बढ़ गया होगा, है ना, कमाया ज्यादा तो खर्चा भी ज्यादा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा होगा, 980 बढ़ा खाली. इतनी इनकम 100 बढ़ी लेकिन कंजम्पशन कम बढ़ा, ठीक है. अब तुम्हें सेविंग निकालनी है और एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस ये सब निकालना है. आपने सब निकालना सीख लिया है. सेविंग कैसे निकलेगी, जो इनकम कमाई, जो खर्चा हो गया, जो बच गया क्या है, 100, है ना. अगली बार क्या है, 120. एपीसी कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला था एपीसी का, एपीसी का फॉर्मूला था कंजम्पशन अपॉन इनकम. निकल आएगा कंजम्पशन अपॉन इनकम, क्या आएगा 0.9, ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा 0.89. एपीएस क्या है, एपीएस था सेविंग अपॉन इनकम, है ना. एवरेज प्रोबेबिलिटी टू सेव मतलब सेविंग अपॉन इनकम, और सेविंग अपॉन इनकम मतलब 100 अपॉन 1000 कितना आएगा 0.1. के बाद सेकंड वाला निकालो तो सेविंग 120 है और ये 1100 है, ये कितना आएगा 0.11. कैलकुलेटर पे निकाल लेना, आ जाएगा. अब निकालते एमपीसी और एमपीएस. एमपीसी कैसे निकलेगा, एमपीसी निकलेगा चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, है ना. जब एपीसी कंजम्पशन अपॉन इनकम है तो एमपीसी क्या होगा, बस चेंज लगा दो पूरे फॉर्मूले में, कंजम्पशन चेंज, इनकम चेंज. पहले वाले में निकलना नहीं है. क्यों नहीं निकलना है, क्योंकि चेंज थोड़ी दिख रहा है. दूसरे में निकलेगा, चेंज इन कंजम्पशन कितना है 80, चेंज इन इनकम कितना है 100, क्या आ रहा होगा 0.8. उधर निकाले एमपीएस भी, तो पहले पे तो निकलेगा नहीं. क्या होता है एमपीएस, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, तो दूसरे पे निकलेगा, दूसरे पे निकलेगा. सेविंग में कितना चेंज है 20 का, और इनकम में कितना चेंज है 100 का, मतलब 0.2. ये कंप्लीट हो गया. अभी न्यूमेरिकल इस पे आगे आएंगे बाकी. नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन. आपने दोनों पढ़ लिया ना, कंजम्पशन सेविंग. रिकॉल करें तो आप लेके चले थे एग्रीगेट डिमांड, क्या लेके चले थे C प्लस आई, है ना. C को इन्होंने दो भाग में बांट दिया था, एक तो कंजम्पशन को भाग दिया था और एक सेविंग, ठीक है. अभी इन्वेस्टमेंट आगे वैसे पढ़ोगे,
इन्वेस्टमेंट का भी छोटा सा टॉपिक है बहुत, ठीक है। तो सी और एस इनका रिलेशन क्या है, कंजम्पशन में और सेविंग में आपस में रिलेशन क्या है, बहुत आसान सा रिलेशन है। अगर आप इनकम देखोगे तो आप इनकम या तो कंजम्पशन में खर्चा कर देते हो या फिर सेविंग में कर देते हो, है ना। तो इसी से रिलेशन निकल के आएगा। पहला रिलेशन देखो क्या लिखा है, इनकम इज आइदर कंज्यूम और सेव, या तो इनकम इस्तेमाल हो जाएगी या फिर इनकम बच जाएगी। तो पहला निकलता है अगर तुम एपीसी और एपीएस को ऐड करोगे क्या आएगा 1, ठीक है। अगर तुम एपीसी और एपीएस को ऐड करोगे क्या आएगा 1, और सेम एमपीसी और एमपीएस को भी ऐड करोगे तब भी क्या आएगा 1, ठीक है। ये इसका पहला, ये इसके रिलेशन है, तो याद रखना, ठीक है। डिराइव करके देखते हैं इसके रिलेशन। आप एपीसी को क्या लिख सकते हो और क्या है एपीएस। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, सही है। और एपीएस ना, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम, ठीक है। आप मैथमेटिकली करने के सोचो, मैथमेटिकली करोगे तो इसका क्या निकलेगा, वाई वाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या रख ले, वाई रख ले, और सी प्लस एस ऊपर रख दें, ठीक है। एलसीएम लेके जैसे ऐड करते हो वैसे ही करा हमने, वाई को कॉमन एलसीएम ले लिया और सी और एस ऐसे रख दिया। अब एक बात बताओ, सी और एस से बनता क्या है, इनकम। कंजम्पशन और सेविंग इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इनकम से। क्या बचा, इनकम अपॉन, और वाई वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, क्या निकल गया यहाँ, फिर से एपीसी रखा, एपीएस रखा, इनके फॉर्मूले रखे, फॉर्मूला रखा सी अपॉन वाई, एस अपॉन वाई, वाई कॉमन हो गया, एलसीएम हो गया, सी और एस बचा ऊपर, सी और एस किससे रिप्लेस हो गया, इनकम से, क्योंकि कंजम्पशन और सेविंग मिला दो क्या बन जाती है आपकी, इनकम। तो वाई वाई 1 से कट गया, आया 1 आया। ये इसका डेरिवेशन है किसका, पहली रिलेशन का। एमपीसी के साथ करके देखें, ये तो एपीएस वाला हो गया, एमपीसी का करके देख लेते हैं। कह रहा है एमपीसी प्लस एमपीएस, है ना, 1 आने वाला है, चेक करें। एमपीसी क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, प्लस एमपीएस क्या होगा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, सही है, चेंज इन इनकम एलसीएम मिलेगा। ऊपर क्या बचेगा, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन, और अगर इस चेंज को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, ये चेंज इन इनकम, रिप्लेस कर दिया किससे, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग को प्लस कर दो क्या बन जाएगा, चेंज इन इनकम, और काट दो तो क्या बनने वाला है, फिर से 1। ये इसका डेरिवेशन है। नीचे क्या लिखा है, अब तुम्हें अगर एक पता है ना, मान लो तुम्हें एपीसी पता है तो तुम्हें एपीएस ऑलरेडी पता होगा इसी फॉर्मूले की वजह से। नोइंग वन लेट्स यू फाइंड अदर, एक पता है दूसरा निकाल लोगे, ठीक है, इधर उधर करके। जैसे एपीसी निकालना है, एपीएस पता है तो 1 माइनस एपीएस, ठीक है। जब दोनों को प्लस करके 1 आ रहा है तो 1 में से अगर तुम एपीएस घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, एपीसी आ जाएगा। ऐसे ही इसके साथ भी चलेगा। एमपीसी कैसे निकलेगा, एमपीसी कैसे निकल सकता है, 1 माइनस एमपीएस। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, सिलेबस में जहां तक नहीं था लेकिन करना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा छोड़ने लायक नहीं है। अगर सिलेबस में नहीं है तो रीड कर सकते हो उसको, लेकिन करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि आगे इसी पे टॉपिक है और नया कुछ नहीं है, सीखा हुआ है। डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, क्या कह रहे हैं, सेविंग फंक्शन को डिराइव करेंगे, मतलब सेविंग वाला कर्व डिराइव करेंगे, किसके थ्रू, कंजम्पशन के थ्रू, ठीक है। ऊपर हम क्या डालने वाले, कंजम्पशन वाला कर्व बनाएंगे। ऊपर देखिए हमने डाली इनकम 45 डिग्री लाइन, इनकम बताया था 45 डिग्री लाइन, इसको बोल देते हैं ये क्या है, वाई, ठीक है। कंजम्पशन कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और कैसे जाएगा, ऐसे, सी क्या हो गया, ये कंजम्पशन, पॉइंट को देते हैं। अच्छा, अब बनाना है सेविंग। देखो ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहां पे कंजम्पशन और आपकी इनकम सेम है, ब्रेक इवन पॉइंट है। यहां पे सेविंग कितनी होगी, 0। जब सारा का सारा जो कमाया है ना सब खर्च हो गया, सेविंग क्या होने वाली है, ऊपर हम कंजम्पशन डाल लें, नीचे सेविंग भी डालना है, ठीक है। तो बस इसी पॉइंट का ध्यान रखना, इसी पॉइंट से नीचे लाइन खींच देना, ठीक। अब जो सेविंग का कर्व आएगा तो यहां से आएगा और इसको काटते हुए निकल जाएगा। जब दोनों मैच करें तो सेविंग क्या होने वाली है, 0। ये डिराइव हो रहा है, बस इस पॉइंट का ध्यान रखते बना दो। यहाँ क्या डाल दें, एस, हाँ इधर इनकम शो करी गई है, ये भी इधर इनकम शो करी गई है। यहाँ क्या शो करा गया है, कंजम्पशन, इसमें यहाँ क्या शो करा गया, सेविंग्स। अब लाइनें खींच सकते हो, एक तो ये मेन लाइन खींच दी समझाने के लिए। हमेशा जब भी कुछ समझाया जाता है तो एक मेन पॉइंट समझाया जाता है, उसके पीछे भी समझाया जाता है, उसके आगे भी समझाया जाता है।
तो एक लाइन यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हो, ये दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, तो आपकी क्या हो रही है, डिस सेविंग, उल्टा पैसा निकाल निकाल के खर्च कर रहे हो, हाँ नेगेटिव है। और यहाँ दिखा दो कि देखिए अब इनकम ऊपर हो गई, कंजम्पशन नीचे है, आपके साथ क्या हो रहा है, उल्टा सेविंग, सेविंग स्टार्ट हो रही है, इनकम ऊपर है कंजम्पशन नीचे है, बस खत्म हो गया। बीच चले पॉइंट पे सेविंग इज जीरो, बिकॉज जो आपने कमाया वो सब खर्च हो गया। ठीक है, ये डेरिवेशन है किसका, सेविंग का, किसके थ्रू, कंजम्पशन के थ्रू, यही टॉपिक है। क्या लिखा है, सेविंग कर्व इज डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। सेविंग कर्व किससे निकाला है, 45 डिग्री लाइन रिप्रेजेंट टोटल इनकम, 45 डिग्री की लाइन इनकम डिनोट कर रही है, विच इक्वल्स कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम कैसे निकलती है, कंजम्पशन और सेविंग को क्या कर दो, मिला दो। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। सेविंग क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है यही है, इनकम और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस ही क्या है, सेविंग। व्हेन इनकम इज लो, जब इनकम कम है, इधर वाला साइड है ना, सेविंग इज नेगेटिव, सेविंग नेगेटिव है, बिकॉज कंजम्पशन एक्सीड्स इनकम, क्योंकि कंजम्पशन ऊपर है, इनकम नीचे। आ रहा है ना समझ में, नीचे लिखा है इनकम राइजेस, जैसे इनकम बढ़ी सेविंग बिकम्स पॉजिटिव, इधर वाली साइड समझाई। एट द पॉइंट वेयर द कंजम्पशन कर्व मीट्स द 45 डिग्री लाइन, सेविंग इज जीरो। फिर ये पॉइंट समझा दिया, खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ठीक है, कंजम्पशन की बात हो गई, और टू सेक्टर लेके चले थे ना, है ना, टू सेक्टर में कंजम्पशन और दूसरी चीज क्या होने वाली है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। कह रहे दो तरीके की इन्वेस्टमेंट पाऊंगी, एक पाऊंगी इंड्यूस, एक पाऊंगी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बहुत ही आसान है दोनों। इंड्यूस नाम से समझ में आ रहा है, जो चीज खींची गई हो, है ना, तो जो सेविंग जो इन्वेस्टमेंट इनकम की वजह से बढ़ती है उसे बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट इनकम की वजह से बढ़ती है उसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होगी जो इनकम की वजह से ना बढ़े, कांस्टेंट रहे। इनकम बढ़ती आ रही है पर वो कांस्टेंट, इनकम कम भी हो रही तब भी कितनी है, ठीक है। इंड्यूस क्या लिखा है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट व्हिच इज अंडरटेकन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। इनकम के बदलने से जो इन्वेस्टमेंट अंडरटेक करी जाए उसे बोलेंगे क्या, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नाम समझ में आ रहा है, इंड्यूस करी गई है। ऑटोनॉमस क्या होगी, कह रहे हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। जो इनकम से अफेक्ट ही नहीं करती, अगर इनकम जो भी जा रही है वो अपनी वैसे ही रहती है। मान लेते हैं गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, एक तरीके एग्जाम्पल के लिए, लोगों की इनकम ऊपर नीचे हो रही है, गवर्नमेंट अपना उतना ही इन्वेस्ट कर रही है, एग्जाम्पल के लिए लिख के ना आना, ठीक है। और आउटपुट कह रहे हैं किसी चीज से बदलती नहीं है, कौन सी, ऑटोनॉमस। और जो आप ये जो पढ़ रहे हो चैप्टर, क्या पढ़ रहे हो उसमें, काइनेशियन थ्योरी, इसमें इन्होंने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ली है, इंड्यूस वाली नहीं ली है। तो अब जब बनाएंगे तो कौन सी बनाएंगे, ऑटोनॉमस, ठीक है। दोनों का कर्व देख ले, बहुत आसान है। देखिए अभी इनकी बात करते हैं, ये कोर्स में नहीं है, इनको शॉर्ट में देख लेंगे, ठीक। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इंड्यूस बनाए, देखो इधर इनकम प्लॉट करी गई है और इधर हम इन्वेस्टमेंट प्लॉट करेंगे। इंड्यूस प्लॉट करने आ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, है ना। तो देखो ये कुछ ऐसे जाने वाली है, बस हो गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस बनाए, ऑटोनॉमस कैसे बनेगी, ऑटोनॉमस इज दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज नॉट अफेक्टेड, इस पे कोई असर नहीं आएगा। कैसे बनेगी, कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, क्या बन जाएगी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। नाम दे देते हैं इसको आई, इसको भी आई, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। मान लो इनकम यहाँ है, इन्वेस्टमेंट तब भी कहाँ है, यहीं पे, इनकम बढ़ के यहाँ आ गई, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, इसमें देखिए इनकम आपकी यहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, इनकम बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट भी। नेक्स्ट आते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। अब मेन उस पे आए कि इक्विलिब्रियम इनकम कहाँ पे होगी, नेशनल इनकम, कंट्री की इनकम इक्विलिब्रियम में कहाँ पे होगी, जहां बढ़े ना जहां घटे ना, इक्विलिब्रियम यही पॉइंट होता ना। तो कंट्री में इक्विलिब्रियम इनकम या फिर ऐसी इनकम कहाँ आएगी जो चेंज ना हो। नाउ वी कैन एनालिसिस द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। कह रहे अब एनालिस कर पाओगे, क्यों, क्योंकि तुमने कंजम्पशन भी सीख लिया, सेविंग भी सीख ली और इन्वेस्टमेंट भी सीख ली, ऑटोनॉमस लेने वाले। क्या लिखा है, नाउ वी कैन एनालिस द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर लेके चले थे, हाउस होल्ड और बिजनेस लेके चले हैं, है ना, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं लेके चल रहे हैं। हाउस होल्ड डिसाइड करेगा कंजम्पशन, ये रीड के लिए बेटा कुछ नहीं है इसमें, ये तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहे हैं कि क्या पढ़ने वाले हो। कंजम्पशन इज लीनियर, कंजम्पशन लीनियर स्ट्रेट लाइन वाला ही माना जाएगा, चेंज वाला नहीं माना जाएगा। अभी पीछे स्ट्रेट लाइन बनाया था। इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, बता दिया था पहले ही हमने, कौन सी इन्वेस्टमेंट लोगे, ऑटो, इंड्यूस कहीं नहीं चलने, खत्म, इंड्यूस खत्म। कह रहे दो अप्रोच हो सकते हैं डिटरमाइन करने के इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ
इनकम, दो अप्रोच हो सकते हैं। पहला अप्रोच क्या हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ठीक है, एक अप्रोच ये फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, डिटरमाइन करो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। या फिर पूछा जाएगा डिटरमाइन करो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट यूजिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पे आ रहे हैं हम लोग। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच कह रहे हैं कहां पे इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। अभी तक ये थोड़ी पढ़ा हमने, तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पढ़ा है अभी तक खाली, है ना। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को मिला दो, क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो एक चीज तो पता है, एग्रीगेट डिमांड क्या है ये हमें पता है। इन्होंने बोला एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। एग्रीगेट डिमांड क्या होने वाली है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये एग्रीगेट सप्लाई क्या होने वाली है ना, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ लिखा हुआ है क्या होने वाली है, देखिए क्या लिखा है। पहले तो कंडीशन कहाँ होगी, इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, जहां दोनों मैच करे हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में क्या करे हैं, मैच करे हैं। ऑब्वियस है, वहीं पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जो बन रहा है सब बिका जा रहा है ना। इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ये कंडीशन है आपके लॉ की, जो भी समझाने वाले हूँ। मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड में क्या लिया हम लोग ने, टोटल प्लान स्पेंडिंग बाय कम्युनिटी मतलब कंज्यूमर, और कंपोनेंट्स क्या है इसके, प्लान कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड और प्लान इन्वेस्टमेंट बाय फर्म। कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड और प्लान इन्वेस्टमेंट बाय फर्म। प्लान क्यों लिया, क्योंकि एक्स एंड चल रहा है, पोस्ट वाला इन्होंने नहीं लिया था। तो पहले इन्होंने ये बताया कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। कंजम्पशन का कर्व आपको पता है कैसा होता है, लीनियर, उसी बारे में बात करें। कंजम्पशन कर्व क्या है, शेप अपवर्ड स्लोपिंग लीनियर, है ना। रीजन क्या है, पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम। क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसका पॉजिटिव रिलेशन है इनकम से, क्योंकि काइनेशन ने यही बताया हमको, काइनेशन कंजम्पशन फंक्शन ने बताया। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या, ऑटोनॉमस, चेंज नहीं होगी। तो कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ली गई है, ठीक है। और रीजन क्या है, ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम लेवल, इनकम से कोई मतलब नहीं, इसलिए एकदम स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। किसकी बात इन्होंने पूरी कंफर्म कर दी आपके सामने, एग्रीगेट डिमांड की बात पूरी क्लियर कर दी, क्या क्या लेने वाले हैं ये और क्यों क्या लेने वाले हैं, कैसा ग्राफ लेने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े चैप्टर है, इसको बहुत शॉर्ट में लिखा है, सब मेन बातें लिखी है। इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को मेन पूरी बात आपने समझ ली, ठीक है। ये पूरी बात समझ ली। नेक्स्ट आते हैं किसके, एग्रीगेट सप्लाई पे। क्या लिखा हुआ है एग्रीगेट सप्लाई में, क्या लोगे, कह रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। कह रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई वो लोगे जो पूरे साल में कंट्री में गुड्स और सर्विस बनी, ठीक है। इक्वल टू नेशनल इनकम, किसके बराबर होगा वो, नेशनल इनकम। मतलब एक बात समझ में आई कि एग्रीगेट सप्लाई में ये क्या लेने वाले हैं, वाई, है ना। इट इज शोन बाय 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, where the vertical distance from any point on the line to the x axis equals the income on the horizontal axis। पता है आपको इसके बारे में, ये है 45 डिग्री लाइन है, इसका जो भी पॉइंट होगा इक्वल होगा दोनों साइड से, है ना। इसका पॉइंट इधर भी नीचे भी सब क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यही बारे में लिखा हुआ है। इन अ टू सेक्टर मॉडल नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इज द सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। कह रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिला के लेंगे, ये क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम, मतलब एग्रीगेट सप्लाई। नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ऐसे समझ लेना, इनकम लाइन ही क्या होने वाली है, एग्रीगेट सप्लाई। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं उसमें, हाँ, इसमें कंजम्पशन और सेविंग ले रहे हैं, दैट इज इनकम। पीछे वाले लिख देते हैं यहाँ पे अपने, एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट लेंगे, एग्रीगेट सप्लाई में क्या लेंगे, वाई, जो कि क्या है 45 डिग्री लाइन। और असल में ये क्या होती है, ये कंजम्पशन प्लस सेविंग से बनती है। अब देखते हैं क्लियर कहाँ आएगा, कर्व पे आया था, पहले कर्व से समझते हैं फिर देख लेंगे। आपने वर्टिकल एक्सिस पे क्या दिखाया है, कह रहे प्लान्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब दोनों चीजें यहीं पे दिखाएंगे, मिला के पूरा बनने वाला है, सब मिलजुल के बनेगा, बस सेविंग अभी नहीं लेंगे क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच चल रहा है, पूरा यहीं पे बनेगा। तो यहाँ पे हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है। नीचे क्या लेंगे, इनकम। इनकम पहले बना लेते हैं, इनकम कैसे बनने वाली है, 45 डिग्री लाइन, यही हमारी इनकम है और यही क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। किसी को डाउट, इन्वेस्टमेंट की लाइन बना दें। इन्वेस्टमेंट की लाइन कैसे होगी, स्ट्रेट, है ना। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हो, कैसे होने वाली है, स्ट्रेट लाइन।
नेक्स्ट क्या बनाया दिया है, कंजम्पशन बनाया जाए। कंजम्पशन कहीं 20 से स्टार्ट होता है, 20 से स्टार्ट होता है, कुछ कैसे जाता है, ऐसे। ये क्या है, कंजम्पशन। ठीक, कंजम्पशन बन गया, इन्वेस्टमेंट बन गई। एक चीज और बनानी होगी, एग्रीगेट सप्लाई बनाया है, एग्रीगेट डिमांड तो बनाओ। एग्रीगेट डिमांड कर्व अभी तक नहीं बनाया हमने। एग्रीगेट डिमांड कैसे बनेगा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मिला दो, ये इन्वेस्टमेंट है ना, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मिला दो, क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। पीछे पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड हम लोग क्या लेंगे, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई हम लोग क्या लेंगे, इनकम विच इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। आ रहा है समझ में, ये तो बन गया, एग्रीगेट सप्लाई तो बन गया, इनकम भी बस मान ली गई है। सी बना लिया आपने, आई बना लिया, लेकिन एडी तो नहीं बनाया अभी। याद रखना, एडी सी के जस्ट ऊपर पैरेलल बनने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो रही है, सी प्लस आई होगा ना। अभी सी प्लस आई कहाँ बनाया तुमने, तुमने सी बनाया है, आई बनाया है, सी कर्व और आई कर्व को मिला दो तो कुछ ऐसे बनेगा, यहां से चलेगा एकदम पैरेलल। ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड। कैसे बना है, सी प्लस आई से। कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्यों एकदम बराबर गैप है, कोई बता पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तो ऑटोनोमस लेके चले हो, मतलब इन्वेस्टमेंट हर बार कांस्टेंट है, और कंजम्पशन में अगर कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट मिला दोगे तो कर्व एकदम कैसे जाएगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, जो कि कंजम्पशन के जस्ट ऊपर है। तो अब तुम्हें ना सी देखना है ना आई देखना है, कोई बता पाएगा इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है कि इस पॉइंट पे है, ऊपर वाले। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां कट करे, ये पॉइंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। आया ग्राफ समझ में, पूरा पीछे से सारे कंसेप्ट उठा उठा कनेक्ट करें। इस पॉइंट को हम नाम दे दें एक्सप्रेशन के हिसाब से ई पॉइंट। अब पढ़ते क्या लिखा है, कह रहे इन पैनल इनकम इज ऑन द एक्स एक्सिस, इनकम नीचे है, एंड डिजायर्ड कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन द वाई एक्सिस। पहले आप कर्व के बारे में ही बताते हो। आगे लिखा है सी प्लस आई कर्व रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड। ये सी प्लस आई कर्व है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एग्रीगेट डिमांड, ये लिखा हुआ है। एंड द 45 डिग्री लाइन वाई इज एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, रिप्रेजेंट एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम लेवल कहां होगा, at the intersection point E, देखिए at the intersection point E, where desired aggregate demand equals aggregate supply, at equilibrium income y0। कह रहे ये इनकम जो है ना, क्या है, इसको नाम दे दिया गया y0। desired aggregate spending equals to national income, कह रहे जो स्पेंडिंग हो रही है वो नेशनल इनकम के बराबर है, मतलब स्पेंडिंग को एडी को एई भी बोला जाता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो कह रहे हैं यहाँ पे जितना कमाई बनी वो किसके बराबर है, जितना खर्चा हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। इसको तुम स्पेंडिंग के बजाय एग्रीगेट डिमांड भी लिख सकते हो, ठीक है। डिमांड मतलब स्पेंडिंग जो खर्चे हो रही है, ठीक है। बायर मीट देयर स्पेंडिंग प्लान, जो खरीदने जा रहा है उसको सब मिला जा रहा है। फर्म सेल ऑल दे प्रोड्यूस, जो फर्म बना रही है सब बिका जा रहा है। नो इंसेंटिव फॉर फर्म टू चेंज आउटपुट, ना फर्म आगे जाएगी ना फर्म पीछे होगी, इक्विलिब्रियम पे। इसमें कोई डाउट, और जब समझाना होता है तो एक बार आपको पता है इधर इधर भी समझाना पड़ता है, तो अब इधर भी समझाएंगे। इफ आउटपुट इज ग्रेटर देन y0, आउटपुट ज्यादा है y0 से, मतलब इधर आ जाए, है ना, एक लाइन और खींच देते हैं। प्लान्ड डिमांड इज लेस देन आउटपुट बाय AB, कहने प्लान्ड डिमांड आउटपुट से कम है, कितनी, AB। आप डिमांड यहां तक कर रहे हो, एग्रीगेट डिमांड यहां है और बन इतना रहा है, तो AB से शॉर्ट हो गई। अनसोल्ड गुड्स क्या होगा, सामान बिकेगा नहीं, बना ज्यादा है ना, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है। अनसोल्ड गुड्स, अनप्लान इन्वेंट्री, सामान बचा रह गया। फर्म्स कट प्रोडक्शन, फर्म ने क्या करा, सामान बनाना अगले साल वो छोड़ देगी, कहीं बचा ही रखा हुआ है और बनाए नहीं बनाओगे। इनकम फॉल्स, सामान नहीं बनाएगी तो कमाई के साथ क्या होगा, गिरने लगेगी, गिरते गिरते कहाँ आ जाएगी, y0 पे। दिस कंटिन्यूज अंटिल इनकम रिटर्न्स टू y0। एक और पॉइंट ले, इधर वाला लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इफ आउटपुट इज लेस देन y0, कम होने वाला है। प्लान डिमांड एक्सीड्स आउटपुट बाय GH, ये G बोल देते हैं और इसको H बोल देते हैं। डिमांड ये जा रही है ना लाइन, डिमांड की लाइन ये, सप्लाई की लाइन ये जा रही है, कितने से गैप है, बाय GH अमाउंट। आपकी सप्लाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, फर्म्स क्या करेंगी, सामान बनाना शुरू करेंगी, सामान बनाना शुरू करेंगी, इनकम बढ़ेगी, कहाँ रेस्ट करेगी, ठीक नहीं बताया गया। इफ आउटपुट इज लेस देन y0, प्लान्ड डिमांड एक्सीड्स आउटपुट बाय GH,
फर्म मीट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज फॉल बिलो डिजायर्ड लेवल, कह रहे हैं इन्वेंट्री कम पड़ गई, फर्म इंक्रीज प्रोडक्शन, फर्म क्या करेंगे, सामान बनाना शुरू करेंगे, और सामान बनाना शुरू करेंगे तो इनकम क्या होगी, राइज होगी। कब तक राइज होगी, जब तक y 0 ना पहुंच जाए। नीचे लिया लिखा है इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्रीगेट डिमांड aggregate supply approach is when aggregate demand equals to aggregate supply, C plus I C plus F। बहुत इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। नेक्स्ट देखते हैं, इन सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच बचा है, दो अप्रोच लेके चलेगा ना। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनाते समय आपको ऊपर वाला कर्व भी बनाना पड़ेगा, ठीक, जो आपने ऊपर कर्व बनाया वही बनाना पड़ेगा, तब ये बनेगा। और कुछ पॉइंट्स तुम्हें ध्यान देने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो हम बना के बता रहे तुमको, तुम्हें क्या करना है, एक बात तो पता है, ऊपर वाला जो कर्व तो सीख ही लिया है आपने, 45 डिग्री की लाइन डाल दोगे, और ये क्या है, इनकम, सही है, एक बात हुई। दूसरी चीज क्या करोगे आप, इसमें डालोगे क्या, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस, ये डाली हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेट लाइनें खींचना, टेढ़ी मेढ़ी देख के खुद भी टेढ़ी मेढ़ी ना खींच देना। उसके बाद डालो क्या, क्या डालेंगे, कंजम्पशन, सही है, एग्रीगेट सप्लाई हो गई है ये, ठीक है। फिर क्या डालें, पैरेलल लाइन जाने वाली है, और ये होगी एग्रीगेट डिमांड, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम। अब नीचे कर्व पे है, नीचे कर्व की एक खासियत थी, अब दो हो गई। पहली खासियत ये थी कि जब सी कर्व और इनकम कर्व आपस में कट करें, ब्रेक इवन हुआ है, और ब्रेक इवन पे नीचे सप्लाई क्या होने वाली है, नीचे सेविंग क्या होने वाली है, 0। तो एक लाइन खींच लेना ताकि गड़बड़ी ना हो, स्ट्रेट लाइन खींचना, मेरी स्ट्रेट गई है, मेरी टेढ़ी लाइन गई है, आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब आइए स्ट्रेट, चलो नहीं भी आई है तो तुम समझ लेना स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप इनकम जो गिराओगे वो नीचे से उठाओगे, ऑब्वियस है, यहां से कट करते हुए निकालोगे। पहली बात ये हो गया सेविंग, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है ना। दूसरे पॉइंट का भी ध्यान रखना, यहां जहां इक्विलिब्रियम मिला है इससे भी एक नीचे लाइन खींच लेना, खींच ली। ये याद रखना, यहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट आपस में कट करें तो इन्वेस्टमेंट की जो लाइन डालना वो कहां से कट करती हुई जाए, यहां से। दो पॉइंट का खास ध्यान रखना है, एक पॉइंट जहां सेविंग 0 रखनी है, एक पॉइंट जहां क्या रखना है, इक्विलिब्रियम, जहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट आपस में कट करें। इसे बनाते हैं 0। देखिए आपने एक लाइन तो खींच ली सेविंग की 0 वाली, दूसरी लाइन खींची इक्विलिब्रियम वाली, सेविंग का कर्व बना चुके हैं। अब बताओ इन्वेस्टमेंट कहां खींचनी चाहिए, यहीं पे तो खींचनी चाहिए, जहां पे ऊपर इक्विलिब्रियम आया नीचे भी तो वहीं आएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच चल रहा है, सेविंग इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर करनी है, लाइन जो खींचोगे जस्ट पॉइंट को काटते हुए खींचोगे इन्वेस्टमेंट की। बस दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, जहां दोनों मैच करें वहां सेविंग 0, जहां इक्विलिब्रियम आया है नीचे वहां भी इक्विलिब्रियम आए। क्या लिखा है, इन द सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज रीच व्हेन प्लान सेविंग इक्वल्स प्लान इन्वेस्टमेंट। जहां दोनों सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, फ्रॉम द आइडेंटिटी एडी इक्वल्स टू एएस, और ऊपर देखो तो एडी एएस आपस में बराबर है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। वेयर एडी क्या है, सी प्लस आई, पता है आपको, और एस क्या है, सी प्लस एस, दैट इज वाई। we derive I equals I equals to S, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है। इक्विलिब्रियम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में क्या होती है, बराबर। नेक्स्ट, अब फिगर से समझ लेते हैं। कह रहे इक्विलिब्रियम इनकम इज OY0, इक्विलिब्रियम इनकम क्या है, Y0। कह रहे फिगर इक्विलिब्रियम लेवल इज OY0 एट द इंटरसेक्शन ऑफ S एंड I कर्व, जहां सब सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व आपस में क्या करें, कट। ये देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई, और ऊपर देखोगे तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। थोड़ा सा समझाते समय ऊपर का रेफरेंस देते रहना। नेक्स्ट, इफ इनकम इज हायर देन OY0, ध्यान से समझना, इनकम इधर है, इनकम इधर है तो क्या हो रहा होगा, सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इसीलिए ऊपर का बनाया गया रेफरेंस लेने के लिए, ठीक है। इफ इनकम इज हायर देन OY0, सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज अप, एक्सीड इन्वेस्टमेंट डाउन, कॉजिंग एक्सेस सप्लाई, सेविंग ज्यादा और इन्वेस्टमेंट कम, मतलब क्या हो रही है, एक्सेस सप्लाई। देखिए ऊपर नजर आ रहा है, ऊपर से देख लेना, ज्यादा दिमाग ना लगाना, ऊपर देख लेना।
होगा क्या, सप्लाई ज्यादा है, इन्वेंट्रियां बची रह जाएंगी, है ना, और फर्म बनाएगी कि कम बनाएगी, कम बनाएगी, इनकम रिड्यूस होकर धीरे धीरे कहाँ जाएगी, वैसे ये लिखा है इन्वेंट्री बिल्ट अप एंड अ फॉल इन प्रोडक्शन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अंटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। अब एक बार इधर समझा देना क्या लिखा है नीचे वाला, इफ इनकम इज लोअर देन OY0, OY0 से पीछे है, इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, देखिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, क्या नजर आ रहा है, एक्सेस डिमांड, है ना, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, ठीक है, लोअर देन इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग कॉजिंग एक्सेस डिमांड, है ना, इन्वेंट्रीज डिप्लीशन, कम पड़ गई इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम पड़ गई तो, एंड एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन इनकम एम्प्लॉयमेंट अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच, तब तक इनकम बढ़ती रहेगी, तब तक प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, जब तक कहाँ ना आ जाओ इक्विलिब्रियम पे। वही तीन बातों में बात करी है, एक इक्विलिब्रियम की, एक ज्यादा वाली और एक कम वाली, बस ये ध्यान रखना, एक्सेस सप्लाई है तो सामान बनेगा नहीं, इनकम रिड्यूस करने लगेंगे, एक्सेस डिमांड है तो सब इनकम बढ़ाने लगेंगे। स्केड्यूल के थ्रू समझाना है, वही बात जो आपने पीछे पढ़ी, स्केड्यूल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। देखो इन्होंने इनकम लिया है, प्लान कंजम्पशन लिया है, प्लान सेविंग ली है, प्लान इन्वेस्टमेंट ली है, एग्रीगेट ई मतलब ये एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है और टेंडेंसी ऑफ इनकम है, क्या शो होगा, बुक के हिसाब से पॉइंट्स हम उठा रहे हैं। इनकम इन्होंने ली, पहली 0 ली है, इनकम बढ़ी है, 100 हुई है, फिर 200 हुई है, 300 हुई है, 400 हुई है, 500 हुई है, सही है। कंजम्पशन भी पता है आपको बढ़ेगा, जब इनकम 0 है कंजम्पशन तब भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, उसके बाद इनकम बढ़ती गई, कंजम्पशन बढ़ता गया, 180 इन्हीं के पॉइंट्स ले लेना वरना गलती करने के चांस है, ठीक है, हल्के दिमाग में बसा लेना इनके पॉइंट्स, 340 420। अब प्लान सेविंग क्या होगी, यहाँ तो -20 होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि आप 0 कमा रहे हो, 20 खर्चा कर दे रहे हो, -20। यहाँ पे सेविंग क्या है 0, यहाँ पे सेविंग क्या है, यहाँ पे कितनी हो गई 40 सेविंग, यहाँ पे कितनी हो गई 60 सेविंग, यहाँ पे कितनी हो रही है 80 सेविंग, आ रहा है ये। इन्वेस्टमेंट एक प्लान इन्वेस्टमेंट लेना है, ऑटोनॉमस लेना है ना, एक रफ ले लेना और उसी को पूरे में लिख देना, रफ क्या है इनका पॉइंट उठा ले रहे हैं, मतलब 40, हर केस में इन्वेस्टमेंट कितनी है, ऑटोनॉमस है ना, इनकम से बदलेगी नहीं बदलेगी, उसी बात को पूरा ये कर स्केड्यूल से एक्सप्लेन करने वाले हो ना तुम। एग्रीगेट डिमांड C+I से बनेगा, C ये है, I ये है ना, कितना होगा 60, फिर कितना होगा 140, कितना होगा 220, ये हो गया 300, ये हो गया 380, ये कितना हो गया 400, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, इधर आए, क्या है C+S कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये क्या हो रहा है 0, सप्लाई 0, और ये कितना हो रहा है 100, ठीक है, ये इनकम वाली लाइन है याद रखना, और C और S लेना ना, C और S कहाँ है, ये 200, ये क्या है 300, ये क्या है 400, ये क्या है 500, आ रहा है समझ में। इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। ये क्या डाला था हमने, टेंडेंसी ऑफ इनकम, टेंडेंसी ऑफ इनकम ये डाला था कहाँ, अप डाउन होगी, ठीक है, कहाँ अप डाउन होगी, देखो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियस है ना, फिर यहाँ पे देखो, फिर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, बढ़ेगी, यहाँ पे भी डिमांड है, सप्लाई कम है, बढ़ेगी, ठीक है, और जब दोनों बराबर हो गए क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम, ना इनकम बढ़ेगी ना इनकम घटेगी, आ रहा है ना समझ में। नीचे वाला आते हैं, नीचे वाला क्या हो रहा है भैया, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इनकम घटेगी, है ना, घटेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो हमने एरो से घटना बढ़ना दिखाया, ये ना सोच लेना उल्टा बता दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, इनकम घटेगी, ये ना सुनना एरो दिखानी नीचे वाली कि इक्विलिब्रियम पे पुश कर रहा है, वो हो पुश वहीं रहा है, एरो ऐसे ही दिखाना है आपको। अब देखो एक्सप्रेशन लिखा है, कह रहे इक्विलिब्रियम इनकम अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज AD इक्वल्स टू AS और I इक्वल्स टू S भी हुआ है, देखिए क्या, देखिए I इन्वेस्टमेंट S, दोनों बातें सेटिस्फाई हुई है, वाला भी सेटिस्फाई हुआ, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और सप्लाई और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी सेटिस्फाई हुआ है यहाँ पे। इन टेबल 12.2 ने हमने सीधे बनाया, दिस इज 300 करोड़, ये सब फिगर करोड़ में ली गई, 300 करोड़ है, इनकम क्या है 300 करोड़, वेयर बायर मीट स्पेंडिंग प्लान्स एंड फर्म सेल ऑल आउटपुट, ठीक है, सब बन गया, सब बिक गया, इक्विलिब्रियम करोड़ों में क्यों ली गई है, यहाँ पे इकोनॉमी के पॉइंट से बात हो रही है, सब जरूर। इफ आउटपुट इज लेस देन इक्विलिब्रियम, एग्जांपल 200, नीचे आ जाओ, इनकम 200 है
है ना। तो क्या हो रहा है, करोड़ विद एडी एट 220, एडी 220 पे है, एक्सेस डिमांड ऑफ 20 करोड़। कितनी एक्सेस डिमांड है, 20 करोड़ की, और 20 करोड़ की एक्सेस डिमांड है। इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो देखो 300 पे आएगी, ठीक। एक्सेस डिमांड 20 करोड़, प्रॉम्प्ट्स फर्म टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। नीचे आते हैं, इफ आउटपुट एक्सीड्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एग्जांपल 500 करोड़ विद एडी एट 460, ठीक है। एडी 460 पे, एग्रीगेट सप्लाई 500 पे, एक्सेस सप्लाई ऑफ 40 करोड़। सप्लाई एक्सेस कितनी की हो रही है, 40 करोड़ की, और एक्सेस सप्लाई है तो इनकम कम होगी, 500 से कहां पहुंचने वाली है, 300। लीड्स टू अनसोल्ड गुड्स कॉजिंग फर्म टू कट प्रोडक्शन एंड इनकम टू फॉल। इसको भी वैसे ही समझाया है, पहले एक मेन पॉइंट, फिर ऊपर का पॉइंट, फिर नीचे का पॉइंट, सारे फेल करके इक्विलिब्रियम पे ले आए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है। अभी तुम्हें एक नॉर्मल सी बात बताएं, मान लो एक फर्म ने, एक बड़ी सी कंपनी ने कहीं 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है। इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है कि 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, तो तुम्हें लगेगा कि 100 करोड़ खर्चा करें, और जिनको ये मिलेंगे जो काम करेंगे उनके लिए 100 करोड़ क्या बनेगी, इनकम, है ना। हमने मान लो 100 करोड़ खर्चा करे, तो जिनको हमने खर्चा करे, जो मेरे अंदर काम करेंगे, उनके लिए ये क्या है, इनकम है। तो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ इनकम, यही नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ इनकम नहीं, उससे कई गुना ज्यादा बनेगी। कैसे कई गुना ज्यादा बनेगी, जब आपने 100 करोड़ खर्चा करे, जिन्होंने 100 करोड़ कमाए उनके लिए तो इनकम है, क्या वो इसको जेब में रख लेंगे या खर्चा करेंगे, वो भी आगे, वो भी तो आगे खर्चा करेंगे, आगे राउंड चलने लगेंगे, और ये राउंड चल चल के ये 100 करोड़ के इनकम बहुत ज्यादा बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, लेकिन इनकम और आगे, क्योंकि वो कमाएंगे, वो भी खर्चा करेंगे, फिर जिन्होंने कमाया वो भी खर्चा करेंगे। आ रहा है समझ में। तो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब इन्वेस्टमेंट कम होगी लेकिन इनकम ज्यादा चेंज होने को दिखाई देगी। क्या लिखा है, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द मल्टीपल अमाउंट बाय विच इनकम इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट से कितना गुना ज्यादा इनकम बढ़ी, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। फॉर्मूले होते हैं इसके, देखो एक इसको के से नोट किया था, पहले तो याद रखना, ठीक है। किसे नोट करेंगे, के से। अब निकालो कैसे, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में कितना बदलाव आया, इन्वेस्टमेंट के बदलाव आने से आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकल आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक इन्वेस्टमेंट करी गई 100 करोड़ की, ठीक। कितने की इन्वेस्टमेंट करी, तो नीचे क्या रखोगे, 100 करोड़, और इस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से मान लेते 500 करोड़ की इनकम बन गई, राउंड चलते चलते, तो ऊपर क्या रखोगे 500, और कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा 5। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है 5, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 गुना, ठीक है। इसके और भी फॉर्मूले चलेंगे, बस तुम्हें फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी अभी आगे यूज में आएगा, ये बस याद रखना, ज्यादा दिमाग में लगाना। एक मल्टीप्लायर फॉर्मूला ये है, एक ये भी है, ठीक है। मान लो कभी एक चीज गायब है, मान लेते हैं इनकम गायब है, तब ये फॉर्मूला लग पाएगा। हमने ये तो बता दिया 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, हमने ये नहीं बताया कि इनकम कितनी गुना बढ़ी, तो ये फॉर्मूला लग ही नहीं पाएगा। तब कौन सा लगेगा, तब एमपीसी पता होगा। अच्छा, 1 माइनस एमपीसी को क्या लिख सकते हैं, कोई बता पाएगा। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी कहती थी एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू, याद है। तो इसको एक फॉर्मूला और बन जाएगा भैया, के इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म या फिर प्रोसेस समझाने वाले हैं ये, वही जो हमने बता दिया, बहुत आसान, कुछ मुश्किल नहीं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, व्हेन RIL, ये RIL क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शॉर्ट में लिखा हुआ है, कोई भी कंपनी का नाम लिख देना, अज्यूम करा गया है। कितने इन्वेस्ट करें, 100 करोड़ इन आप न्यू प्लांट। इट क्रिएट्स इमीडिएट डिमांड फॉर गुड सर्विस एंड लेबर जनरेटिंग एन इक्वल 100 करोड़ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इन द फर्स्ट राउंड। 100 करोड़ खर्चा करे, लोगों की इनकम कितनी बनी 100 करोड़। जो काम करेगा, जो सामान बेचेगा, जो लेबरी करेगा, सबको पैसा मिल रहा है ना। कंट्री के पॉइंट से देखो, नेशनल इनकम भी कितनी बनी 100 करोड़ की। तो यहाँ लिख देते हैं, देखो ये हमने डाल रखे हैं, राउंड डाले हुए। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया वो डाला, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, कंजम्पशन में कितना चेंज आया, इनकम में कितना चेंज आया। ये चीजें दिमाग में बसा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आएगा, देख के कभी नहीं आएगा। देखो लिखा हुआ हमने
चेंज इन आई मतलब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन सी मतलब इंक्रीज इन कंजम्पशन, चेंज इन वाई मतलब इंक्रीज इन इनकम। और बस यही दिखाना है कि बहुत गुना ज्यादा बढ़ेगी इनकम, सब रुपीस करोड़ में बात होने वाली। राउंड कौन सा चला? पहला राउंड चला, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 100 करोड़। 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई, इनकम कितनी बढ़ी? अभी कंजम्पशन नहीं बढ़ा, अभी इनकम बढ़ी। कितनी बढ़ी? 100 करोड़। यहाँ पे किसी को पूछना है? फर्स्ट राउंड यही लिखा था, ये बनाया, बना के समझाना होगा वहां पे। अब जब ये 100 करोड़ की इनकम बढ़ी है, इस इनकम से क्या होगा? लोग कंजम्पशन करना शुरू करेंगे। कह रहे हैं दिस इनकम बूस्ट डिस्पोजेबल इनकम, जिसको खर्चा करने वाली इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्चा करने वाली। जब ये इन्वेस्टमेंट हुई, जिसने कमाया, उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, लीडिंग पीपल टू स्पेंड पार्ट ऑफ इट टू कंज्यूमर गुड्स एंड सेव द रेस्ट। जो कमाते हैं लोग क्या करते हैं? थोड़ा खर्चा करते हैं, थोड़ा बचा लेते हैं, है ना। मान लेते हैं एमपीसी 0.8 है। अगर एमपीसी 0.8 है तो 100 करोड़ लोगों ने कमाया, क्या सब खर्चा कर दिया होगा? नहीं। कितना खर्चा करा होगा? 0.8। तो अगर 100 करोड़ कमाया है तो कंजम्पशन कितना होगा? 100 करोड़ का 0.8 मतलब 80 करोड़। आ रहा है समझ में? 20 करोड़ बचा लिया होगा। सेविंग का हमने कॉलम नहीं खींचा है, कोई काम नहीं उसको दिखाने का। द सेकेंड राउंड ऑफ स्पेंडिंग विल बी 80 करोड़। अब सोचो, इन्होंने भी तो खर्चा करा, है ना। और अगर इन्होंने खर्चा करा तो इससे क्या हुआ होगा? आगे और इनकम बनी होगी। कितनी इनकम बनी होगी? सेकेंड राउंड में कितनी इनकम बनी? जब इन्होंने 100 करोड़ कमाया, 80 खर्चा करा, तो 80 खर्चा करा, इकोनॉमी के पॉइंट से बात चल रही है। नई इनकम जनरेट हुई इकोनॉमी में, कितनी? 80 करोड़ उसकी। जनरेटिंग फर्दर इनकम फॉर फर्म्स एंड वर्कर, और लोगों की इनकम बढ़ी, उन्होंने कमा के आगे और खर्चा कर दिया। अच्छा, अब फिर से ये लोग क्या करेंगे? फिर से ये लोग थोड़ा सेव करेंगे, थोड़ा खर्चा करेंगे। कितना खर्चा करेंगे? 0.8। अगर 80 का 0.8 निकालोगे आएगा 64 करोड़। खर्चा कर दिया, बाकी सेव कर लिया कोने में, सेविंग नहीं लिख रहे। नई इनकम कितनी जनरेट हुई? 64 करोड़। दो क्या 3 राउंड हो गए। इन द थर्ड राउंड कंजम्पशन राइजेस बाय 0.8 ऑफ 80 करोड़, दैट इज 64 करोड़, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। ईच राउंड इंक्रीज इज स्मॉलर। कह रहे हर राउंड में इनकम छोटी बढ़ रही है, तो ये प्रोसेस एंड होगा। ये लिखा है बिकॉज सम इनकम इज सेव्ड, क्योंकि थोड़ा पैसा बचा लिया जा रहा है, इसीलिए इनकम कम बढ़ रही है ना। एंड प्रोसेस कैन नॉट कंटिन्यू इंडेफिनिटली, चलता ही नहीं रहेगा, कहीं रुकेगा। सक्सेसिव राउंड एड अप टू अ फाइनाइट टोटल इंक्रीज इन इनकम विच इज मल्टीपल ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं देखना, इन्वेस्टमेंट 100 थी, तुम्हें अभी नजर आ गया है कि इनकम काफी ज्यादा है, लेकिन ये चलता भी तो रहेगा, ये खत्म थोड़ी हो रहा है। कहाँ खत्म होगा ये देखना है, कितने कहाँ खत्म होगा ये टोटल निकालना है। अभी फॉर्मूला बताया था हमने मल्टीप्लायर का, वो फॉर्मूला लगा देना। और कौन सा फॉर्मूला लगाना? आपको यहाँ पे इनकम तो पता नहीं है, क्या ये फॉर्मूला लग पाएगा? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट लग पाएगा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट पता है तुम्हें? 100 करोड़। क्या चेंज इन इनकम पता है? नहीं पता। लगा पाएंगे फॉर्मूला? नहीं लगेगा। एक 1/1 माइनस एमपीसी था, एमपीसी पता है? लग जाएगा? लग जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी मतलब 0.8। फर्दर सॉल्व करोगे क्या बनेगा? ये यहाँ पे लिख देते हैं 1/0.2, है ना। एक में से 0.8 घटाओ, कितना बचेगा? और इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आ जाएगा। 2 1 2 5 आंसर क्या आ रहा है? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या है? 5। इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, इनकम कितनी होने वाली पता चल गया? 500 करोड़। इन दिस एग्जाम्पल 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली रेजेस टोटल इनकम बाय 500 करोड़। ये 500 करोड़ आ गया। अच्छा, ये कितना होगा? कंजम्पशन कितना होगा? जब 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई है, 500 वो हुई है, तो इनको बस माइनस कर देना, मतलब कितना होगा? 400 करोड़। बेहतर ध्यान रखना, कंजम्पशन कैसे आता है? इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, माइनस करना आ जाएगा। एज एक्सप्लेन बाय द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपने प्रोसेस समझा दिया, प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया। अब आप ग्राफ के थ्रू मल्टीप्लाई एक्सप्लेन करोगे, ठीक। ग्राफ बना लेते हैं वापस से अपना। इनकम दिखाओगे, कंजम्पशन की लाइन दिखाओगे, कंजम्पशन के बाद वाई फॉर इनकम, एग्रीगेट सप्लाई, है ना। कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड दिखाना, ये गई एग्रीगेट डिमांड। ऑटोनॉमस चल रही ना, इन्वेस्टमेंट दिखा दी, ठीक। इक्विलिब्रियम कहाँ पे है?
अब मान लेते हैं हुआ क्या, एग्रीगेट डिमांड आपकी कैसे निकलती है, सी वाले को फुल इग्नोर करना, सी वाला एकदम मान लो लिया ही नहीं तुमने। एग्रीगेट डिमांड कैसे चलती है आपकी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, सही है। मल्टीप्लायर समझना है आपको, मान लेते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ी एकदम से 100 करोड़ रिलायंस वाले ने इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या एग्रीगेट डिमांड का कर्व यही रहेगा या ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ऑब्वियस है। मतलब कंजम्पशन वाला था, एग्रीगेट डिमांड था, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस चल रही थी, थोड़ी और बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ गई तो नया एक और एडी बनेगा, कहाँ बनेगा, कहीं ऊपर, इसको नाम दे देते हैं AD1। आ रहा है ये समझ में, ठीक है। और इनकम पहले कहाँ चल रही थी, यहाँ पे, अब इनकम कहाँ आ गई, इक्विलिब्रियम नया कहाँ डिसाइड हुआ होगा, यहाँ पे डिसाइड हुआ होगा ना इक्विलिब्रियम, ठीक है। ध्यान दो तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज है, इतना, ये है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सही है। और ये क्या है, चेंज इन इनकम, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा चेंज, इनकम में ज्यादा चेंज, यही मल्टीप्लायर है, यही समझाना था। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर, इन फिगर इनकम इज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे इनकम है। एग्रीगेट डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट इज AE, AE को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड, किस एक्सिस पे है, Y एक्सिस पे। इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट E0, शुरुआत में इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, E0 पे, यहाँ पे है ना। Where AE0 meets the 45 डिग्री लाइन, यहाँ पे क्या हुआ है, 45 डिग्री लाइन और AE0 मीट करें, इक्विलिब्रियम है। With income of OY0, यहाँ पे इनकम क्या है, OY0, कोई डाउट। An increase in autonomous investment shifts AE upward to AE1, ठीक है, AD लिखा है हमने ना, ये AE बोल रहे हैं, चलो इसको AE कर देते हैं, AE तो AE1, ठीक है। यहां से यहां शिफ्ट हो गया, क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, बताई दिया हमने आपको शुरुआत में। बाय द सेम वर्टिकल अमाउंट एट इनकम Y0 डिजायर्ड स्पेंडिंग इज नाउ हायर कॉजिंग इनकम टू राइज, कह रहे हैं यहां से इनकम बढ़ना शुरू हुई और यहां जाके सेटल हुई until the new equilibrium E1, नया इक्विलिब्रियम आ गया E1, where AE1 meets the 45 डिग्री लाइन, फिर से यहाँ पे मीट करा है AE1 with income OY1, इनकम क्या है यहाँ पे OY1, the income increase Y0 to Y1, ठीक है, Y0 से कहाँ पहुंच गई, Y1, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, पूरी बात समझाई जो हमने बोला था। और इसको ये भी कह सकते हैं E0N, E0 यहाँ अगर हम पॉइंट देते हैं N तो ऐसे भी लिख सकते हो, तुम एक ही समझा देना बहुत है, Y0 to Y1, इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, वरना यहाँ पे भी समझा सकते हो। एक्सीड्स द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, ठीक है, इनकम में जो बदलाव आया है वो इनकम एक्सीड से ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज है उससे ये एक्सीड कर रहा है, यही बताना था। सो द मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, मल्टीप्लायर होता है आपका चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और ये दिखा नजर आया ग्रेटर देन 1 है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम बढ़ी है, इनकम ज्यादा बढ़ी है, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। मीनिंग अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज प्रोपोर्शनली लार्जर चेंज इन इनकम। एक बार फिर बना के बताते हैं, आपने एक बेसिक ग्राफ बनाया, आपने इन्वेस्टमेंट की लाइन खींची, आपने अपनी इनकम की लाइन खींची, आपने कंजम्पशन की लाइन खींचना हो खींचो, ना खींचो तब भी चल जाएगा, पर खींच दी हमने, ये कंजम्पशन है ये इनकम है, लेकिन यहाँ से बात नहीं चलेगी, पहले इक्विलिब्रियम में लेके आओ, ठीक है, मल्टीप्लायर को पहले इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, आपने एग्रीगेट सप्लाई तो खींच ली है, एग्रीगेट डिमांड खींचनी है, एग्रीगेट डिमांड सी के पैरेलल होती है जस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मिल जाती है उसमें, ये आपने एग्रीगेट डिमांड वाली खींच दी, ठीक, समझ में आया। अब एग्रीगेट डिमांड बनी किससे होती है, C+I से। अब सारे कर्व भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, कोई यूज नहीं है। इन्वेस्टमेंट एकदम से इकोनॉमी में बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो यहाँ इंक्रीज आया होगा, तो ये कर्व किधर शिफ्ट हो गया होगा, ऊपर के साइड, तो नया एक कर्व बन गया जो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, ठीक है। पहले इक्विलिब्रियम कहाँ चल रहा था, यहाँ पे, अब कहाँ आ गया होगा, यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट में कितना बदलाव है, इतना। इनकम कहाँ चल रही थी, यहाँ पे, ये देखिए इनकम कहाँ आ गई, Y0 से Y1, इनकम में ज्यादा बदलाव, इसमें इन्वेस्टमेंट में कम बदलाव, मल्टीप्लायर डिपिक्ट हो गया, बस यही है। कंजम्पशन लाइन से मत खींच देना, एग्रीगेट डिमांड बनाओगे, फिर एक नया एग्रीगेट डिमांड बनाओगे, इसको AD1 बोल रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है इकोनॉमी में एकदम से। मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, लिखा इन काइनेशियन थ्योरी, लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट डिपेंड्स ऑन हाउ मच पीपल स्पेंड इन द इकोनॉमी। कह रहे हैं जो आप इक्विलिब्रियम वगैरह निकाल लो, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम आउटपुट जो निकाल लो, ये डिपेंड कर रहा है कि कितना खर्चा कर रहे हैं लोग,
है ना। एग्रीगेट डिमांड क्या लेके चले थे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो मतलब कितना खर्चा हो रहा है इकोनॉमी में उससे डिपेंड हो रहा है। ठीक, ये जो जो भी टॉपिक चला था आपने पूरा स्पेंडिंग से निकाला है, तो ये याद रखना, एमसीक्यू रिलेटेड बात है। काइनेशियन थ्योरी में क्या होता है, लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, यही इक्विलिब्रियम की बात हो रही है ना। डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, हाउ मच पीपल स्पेंड इन द इकोनॉमी, कितना वो इकोनॉमी में खर्चा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी तो इक्विलिब्रियम भी ऊपर चला गया था, अभी पीछे देखा आपने, ठीक है ना। तो खर्चा कितना कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इनके अकॉर्डिंग, काइनेशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आगे लिखा है, इफ स्पेंडिंग इज टू लो, अगर स्पेंडिंग बहुत कम हुई, not all workers and resources are used, this is called under employment equilibrium। मान लो खर्चा बहुत कम हो रहा है, ठीक है, खर्चा कम हो रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है कि इकोनॉमी में सारी रिसोर्सेज यूज नहीं हो रही। ठीक, खर्चा अगर सही होगा तो सब इस्तेमाल हो रहा है, सब जॉब सबको मिली हुई है। खर्चा कम होगा इनके अकॉर्डिंग तो सबको जॉब नहीं मिल रही है, कुछ लोग फालतू बैठे हैं। खर्चा ज्यादा होगा तो जॉब तो सबको मिल गई, इन्फ्लेशन आने लगेगा। ये तीन बातें इन्होंने करी, मतलब आगे कंसेप्ट है, ये कुछ करना नहीं है, ये आगे कंसेप्ट है। देखो ये तुम्हारी 45 डिग्री गई, कंजम्पशन गई, कंजम्पशन के बाद एग्रीगेट डिमांड गई, ये तुम्हारी इनकम है जो कि एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। हम कह रहे खर्चा बहुत कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली मान रहे हैं कि एकदम सबको काम मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब एकदम ऑन द स्पॉट सही चल रहा है। लेकिन हम माने नहीं, लो चल रही है, ठीक है, स्पेंडिंग लोगों की क्या है, डाउन है, तो एग्रीगेट डिमांड कहाँ होगा मेरा, ऊपर या नीचे, नीचे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। उसको हम बोल दे रहे हैं 80-0, तो इक्विलिब्रियम यहाँ चल रहा है, तो इसका मतलब इतना पोर्शन जो थोड़ा और इनकम हो सकती थी वो लोग आइडल बैठे हुए हैं, यही लिखा हुआ है। इफ हाँ, ये पोर्शन तुम्हारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला था, हमने बताया फुल है, लेकिन हम कहें नहीं खर्चा कम हो रहा है इकोनॉमी में, इकोनॉमी कम हो रहा है तो इनकम कहाँ आ रही है, हाँ यहाँ पे, ये क्या ये लोग फालतू बैठे हैं, इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा था, फुल एम्प्लॉयमेंट, अब पीछे आ गया इक्विलिब्रियम, मतलब कुछ लोग आइडल बैठे हुए हैं, यही लिखा हुआ है। इफ स्पेंडिंग इज टू लो, स्पेंडिंग कम है मतलब 80-0 नीचे है, नॉट ऑल वर्कर्स एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड, सारे वर्कर रिसोर्सेज यूज नहीं हो रही, अगर करोगे तो इनकम बढ़ेगी, यही लिखा है। और स्पेंडिंग इज जस्ट राइट, अगर सब एकदम सही है तो इकोनॉमी रीचेस फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर सब सही है तो कहाँ आ गए, फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने लोग हैं सबको काम मिल रहा है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे, कुछ बना के नहीं आ रहा है। इफ स्पेंडिंग इज जस्ट राइट द इकोनॉमी रीचेस फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। इफ स्पेंडिंग इज टू हाई, अगर स्पेंडिंग ज्यादा हो गई, स्पेंडिंग ज्यादा हो गई तो एग्रीगेट डिमांड कहाँ होगा, ऊपर, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, द इकोनॉमी फुल। इफ स्पेंडिंग इज टू हाई, आउटपुट स्टेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट बट प्रिसाइज राइज इन्फ्लेशन। कह रहे अब ये आगे नहीं बढ़ सकता यहाँ से, अभी आपने पीछे देखा था वो नया इकोनॉमी डिसाइड हो गया था, उस समय फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं लेके चले थे, अब हम मान के चले फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो अब यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, इतना जो है ना ये इन्फ्लेशन आएगा इतना, इसको एकदम मान के चले फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रही है तो पीछे आ जाएगा इक्विलिब्रियम, लेकिन अगर फुल चल रही है तो ये जो इतना गैप है ना ऊपर आ गई, ये इन्फ्लेशन है, बस ये ध्यान रखना। ज्यादा खर्चा होगा तो मार्केट में क्या आएगा, इन्फ्लेशन, बस थियोरिटिकल याद रखना और कुछ नहीं। अगर एकदम राइट चल रहा है सब सही है, डाउन चल रहा है तो कुछ लोग खाली बैठे हैं, महंगा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो महंगाई आएगी, हाँ डिफ्लेशन, ये नीचे लगे डिफ्लेशन ही होता है, ठीक है। खैर अभी आगे पढ़ूंगा, इसको बनाना नहीं समझाने बनाया, बस तुम्हें मेन इसको रीड कर लेना, इसमें ज्यादा इससे कुछ नहीं करना है, बस रीड के लिए है। यहाँ से स्टार्ट हुआ। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम जहाँ कुछ लोग खाली बैठे हैं, है ना। इक्विलिब्रियम तो चल रहा है लेकिन सारे की सारी रिसोर्स पूरी यूज नहीं हो रही, अभी और अच्छा काम इकोनॉमी में हो सकता था। Under employment equilibrium refers to a situation when equilibrium level of the income is at that level when some resources are unemployed or lying idle, कुछ resources खाली पड़ी हुई है, सिंपल हो गया। Full employment may be defined as the situation, full employment क्या होगी, जहाँ सब काम पे लगे हो, है ना, सारी रिसोर्स पूरी यूज हो रही है। Full employment may be defined as the situation when all those person who are willing to work at the prevailing wage rate are getting work and are in fact employed, जो काम करना चाह रहा है उसको काम मिल रहा है और वो एम्प्लॉयड है, फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट रीड के लिए क्या लिखा है, दो बातें ध्यान रखना। कह रहे हैं इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट तो होती है, कभी कभी ऐसा होता है किसी की जॉब छूट गई वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, ये सब नॉर्मल से केस है, तब भी फुल एम्प्लॉयमेंट ही माना जाएगा, ठीक है। कभी सीजनल ऑफ हो जाता है तो इसको भी फुल एम्प्लॉयमेंट में ही लिया जाएगा, थोड़ी बहुत चलेगी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि एकदम भैया जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं है। इट एक्सक्लूड्स वॉलंटरी
अनएम्प्लॉयमेंट। उन लोग को हटा दिया जाएगा जो जान के काम नहीं कर रहे, ठीक है, जो वॉलेंट्री जान के काम नहीं कर रहे उनको थोड़ी इसमें माना जाएगा। आप फुल एम्प्लॉयमेंट तब भी कहलाएगा, 10 लोग जान के बैठे हुए हैं तब भी फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक। पीपल हु चूज नॉट टू वर्क, एग्जाम्पल द आइडल रिच, अमीर आदमी काम नहीं कर रहा है तो इकोनॉमी अनएम्प्लॉयड हो गई क्या, तब भी एम्प्लॉयड रहेगी, समझ में आ रहा है। एंड अलाउज अबाउट 3 to 4 फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कह रहे 3 से 4% फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, चलता है इकोनॉमी में, इतना चलता है। फ्रिक्शनल मतलब कि बिजनेस अभी बिजनेस डाउन है या फिर काम छोड़ दिया दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, ये सब चलता है इतना, तब भी फुल एम्प्लॉयमेंट में ही रहेगी इकोनॉमी। आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। पीपल टेम्पररी बिटवीन जॉब्स आर अफेक्टेड बाय स्ट्रक्चरल टेक्निकल चेंजेस, यही टेम्पररी बिटवीन जॉब्स, वो अपनी जॉब सेटल कर रहे हैं, इधर से छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। If unemployment exceeds 3 to 4%, the economy is not at full employment. मतलब इन शॉर्ट यही लिखा है कि 3 से 4% अनएम्प्लॉयड है तब भी इकोनॉमी क्या मानी जाएगी, फुल एम्प्लॉयड। इससे ऊपर निकल गए कि नहीं भैया 6% अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है तब मानी जाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री, और तुम समझ चुके हो क्या होता है। वॉलेंट्री मतलब चाह के काम नहीं कर रहे हो, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड, चाह रहे हो काम मिल जाए लेकिन काम नहीं मिल रहा, ठीक। क्या लिखा है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दोज पर्सन हु आर वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड, एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयड बाय देयर चॉइस, अपने मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं। इनवॉलेंट्री बिना चाहे, है ना, वॉलेंट्री मतलब चाह के, इनवॉलेंट्री बिना चाहे। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑन व्हेन पीपल आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, कर भी सकते हैं चाह भी रहे हैं, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, कह रहे हैं जो 400 रुपए दिन का चल रहा है उस पे दे दो, बट आर अनेबल टू फाइंड वर्क, नहीं मिल रहा काम। लास्ट क्या लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी अब, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन व्हेन देयर आर सम एबल बॉडीड पर्सन हु हैव द एबिलिटी टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क व्हिच मे यील्ड देम सम रेगुलर इनकम। लोग हैं, करना भी चाह रहे हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पहले ग्राफ देखते हैं इसका, ग्राफ कैसे बनेगा। चल क्या रहा है इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट पे है इकोनॉमी, फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, मान लिया हमने, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इनकम लाइन खींची 45 डिग्री वाई, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। फिर इन्वेस्टमेंट खींचो ना खींचो, कंजम्पशन की भी ना खींचो, सीधे उसकी खींच दे एग्रीगेट डिमांड की, जो कि किससे बनती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट इज एई और एडी, जो भी लिख दो, इन्होंने अपनी इस पर एडी लिखा हुआ है, ठीक। अब हुआ क्या, एक्सेस डिमांड है तो ऑब्वियस है डिमांड वाला ग्राफ ऊपर साइड होने वाला है, जाहिर सी बात है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ है, इक्विलिब्रियम भी यहाँ चल रहा है। एक्सेस डिमांड आई तो एकदम से यहाँ से यहाँ हो गई, इसको दे देते हैं AD1, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, नया इक्विलिब्रियम आगे नहीं बनेगा, सब काम कर ही रहे हैं तो इनकम बढ़ने का चांस अब नहीं है, इनकम यहीं रहेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का ये जो आया इसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक। इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं अपने पोर्शन को, दोनों सेम ही है। इनकम नहीं बढ़ सकती, ये इनकम नया इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सब काम कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, ठीक है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट ना चल रही होती तब हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते इक्विलिब्रियम। बस इतना दिमाग लगाना कि आपको एक्सेस डिमांड दिखानी है, एग्रीगेट डिमांड बनाया, नया डिमांड कर्व ऊपर साइड, क्योंकि एक्सेस डिमांड आई है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर जो चेंज है क्या है, एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। अगर इसको हम पॉइंट देते AE तो ये हमारा क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है सब, ठीक है। बस नया इक्विलिब्रियम ना सेटल करना, गैप दिखा देना, हो गया। अब देखो क्या लिखा है, एक्सेस डिमांड की मीनिंग है अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट आउटपुट, उतना अमाउंट जितना एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर रही है एग्रीगेट आउटपुट से, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है, ये इनकम को एग्रीगेट आउटपुट बोला गया है, ठीक है। सप्लाई दो करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है यहाँ पे, इन द इकोनॉमी इज नोन एज एक्सेस डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डालना कीवर्ड है। फिर से द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट मींस एग्रीगेट सप्लाई, अलग वर्ड से बस यूज करा है। करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, इन द इकोनॉमी इज नोन एज एक्सेस डिमांड, इसी को एक्सेस डिमांड बोला गया। इसे अगर पीछे वाला समझोगे तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट है इसमें। अब इन्फ्लेशनर का भी वही है, द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई
करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। देखो दोनों में कुछ फर्क ही नहीं है। यहाँ जब इनकम की लाइन डालो 45 डिग्री हर जगह दिखाना, ठीक है ना। एक्सेस डिमांड रीड के लिए अब देखिए क्या है, कह रहे व्हेन द इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्जांपल फ्रॉम हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मान लेते हैं जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से बढ़ गई या कोई भी रीजन हो सकता है, एक एग्जांपल है, ठीक है। गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करा तो मार्केट में डिमांड भी बढ़ गई, लोगों के पास पैसा आया, ज्यादा डिमांड करने लगे। क्रिएट्स एक्सेस डिमांड एज एन आउटपुट कैन नॉट राइज फर्दर। क्या लिखा हुआ है, आउटपुट आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, क्योंकि सब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। नया इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाता, बात खत्म हो जाती, नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, ठीक है। दिस सरप्लस डिमांड पुशेस अप प्राइसेस। होगा क्या, ये जो एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है, सप्लाई डाउन है, डिमांड ज्यादा होती तो रेट ऊपर जाने लगते हैं, कॉजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। बट नॉट इंक्रीजिंग आउटपुट और जॉब्स। लेकिन आउटपुट और जॉब्स तो नहीं बढ़ रहे क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है। द गैप बिटवीन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एंड द फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। पीछे पहुंच चुके हो, ये कंसेप्ट वाइज तो लिखा है। कॉजेस क्या है एक्सेस डिमांड के, ठीक है। कॉजेस है पहला हायर हाउस होल्ड कंजम्पशन, ऑब्वियस है, घर बार वाले ज्यादा कंजम्पशन पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या है, हायर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस वाला ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली तो हम दो ही लेके चले थे, इन्होंने गवर्नमेंट और इंपोर्ट वाला भी डाल दिया है। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है। एग्रीगेट डिमांड के चार थे, याद है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट। हम लोग दो लेके चले थे, हाउस होल्ड वाला और इन्वेस्टमेंट वाला, तो इन्होंने समझाने समय कॉजेस सब डाल दिए। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ, इंक्रीज एक्सपोर्ट, बाहर वाले ज्यादा हमसे खरीद रहे हैं, हमारी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, है ना। ग्रोथ इन मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट नोट छापे दे रही ज्यादा, नोट ज्यादा छापेगी तो क्या होगा, पैसा इकोनॉमी में ज्यादा जाएगा, इकोनॉमी में ज्यादा जाएगा तो इन्फ्लेशन आएगी। नेक्स्ट आएगा मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को कैसे करेक्ट करा जाए, ठीक है। एक देखो, चार तरीके हैं एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के। एक होगी तुम्हारी फिस्कल पॉलिसी, अभी आगे पूरा चैप्टर है इस पे, लेकिन अभी से तुम्हें थोड़ा इंट्रो मिल जाएगा, ठीक है। एक गवर्नमेंट जो एक्सेस डिमांड आ रही है ना, इसको सुधारेगी कैसे, कौन सी पॉलिसी यूज करेगी, फिस्कल पॉलिसी। क्या होती है बताते हैं, ये फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ठीक है, जहां वो टैक्सेस वगैरह को यूज करके डिमांड को डाउन करवाएगी। टैक्सेस भी होते हैं और भी चीजें होती हैं, आ रहा है समझ में। दूसरी हो सकती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सबको पता होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी आपने पढ़ा था बैंक वाले चैप्टर में। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, उधार रोकने के लिए, है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है ना, और क्या करता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो बढ़ा देता है, जिससे कि मार्केट में लोन कम जाए। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये भी तो लोन रोकना है, बस डिमांड रोकना है, मतलब पैसा रोकना है इकोनॉमी से बस। तो गवर्नमेंट भी रोक सकती है, सेंट्रल बैंक भी रोक सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, चार इन्होंने दिए हुए हैं। थर्ड दिया हुआ है इन्होंने इंक्रीजिंग इम्पोर्ट। कुछ ऐसा करो कि भैया जो डिमांड तुम्हारी क्या ज्यादा हो रही है तुम्हारी कंट्री में, बाहर से ले आओ, है ना, जो डिमांड ज्यादा है इंपोर्ट करा लो, फिर क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट हो सकता है अपना आउटपुट बढ़ा लो किसी तरीके से। लेकिन अभी तो आपने पढ़ा कि भैया फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, अगर आउटपुट बढ़ सकता होता तो दिक्कत ही क्या थी, फिर एक्सेस डिमांड आती ना, आउटपुट बढ़ जाता, नया इक्विलिब्रियम हो जाता। लेकिन ये लॉन्ग रन फिनोमेना की बात कर दी कि भैया कोशिश करो, कुछ भी करो, छोटे समय में नहीं पढ़ा पा रहे हो, शॉर्ट रन था ना चैप्टर ये तो, लेकिन लंबे समय में पढ़ा लो। ये सब एमसीक्यू के स्टडी इनसे कवर होगी, डीप में पढ़ने से, ठीक है। खैर क्या था आप देखते हैं, मेजर्स टू करेक्ट देम। फिस्कल के भी बहुत से पार्ट हैं, मॉनेटरी के बहुत से पार्ट हैं, इनके एक एक ही है, कुछ नहीं है। लेकिन ये चारों क्या है, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, टू रिमूव एक्सेस डिमांड एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय द साइज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। कह रहे जितना इन्फ्लेशनरी गैप था उतनी कम कर दो बस, है ना। फिस्कल पॉलिसी, पहला फिस्कल पॉलिसी द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच इट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स को यूज करेगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकार लोगों पे खर्चा करती है उसको यूज करेगी। एंड पब्लिक बोरोइंग, लोगों से उधार लेगी टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव अचीव करे जा सके। क्या ऑब्जेक्टिव है इस केस में, इन्फ्लेशन रोकना। क्या लिखा है, पहला टैक्सेशन, टैक्स क्या करे, लगाएगी या हटाएगी, लगाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, है ना। इम्पोज न्यू टैक्सेस एंड रेज एग्जिस्टिंग वंस, नए टैक्सेस लगाओ और पुराने बढ़ा दो। हाई डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं आगे पढ़ोगे, इनकम पे जो लगता है उसे बोलते हैं क्या, डायरेक्ट टैक्सेस। ऑन द रिच रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम, अमीरों पे डायरेक्ट टैक्स लगा दो ताकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए, एंड डिस्पोजल खर्चा करने वाली इनकम।
एंड लोअर कंजम्पशन, कंजम्पशन कम करने लगेंगे वो। हायर बिजनेस टैक्सेस बिजनेस पे लगा दो, स्पेशली ऑन लग्जरी गुड्स, प्रोड्यूसर कट इन्वेस्टमेंट। लग्जरी गुड्स पे टैक्स लगा दोगे, प्रोड्यूसर बनाना छोड़ देगा, बस किसी भी तरीके से डिमांड डाउन करा देंगे। आ गया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार लोगों पे खर्चा करना छोड़ गए। रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पर्टिकुलरली अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव पे तो नहीं, अनप्रोडक्टिव पे तो छोड़ ही दो एटलीस्ट। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लाइक डिफेंस पे छोड़ दो, एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो डायरेक्टली लोअर डिमांड, इससे डिमांड डाउन हो जाएगी, पैसा इकोनॉमी में कम जाएगा, डिमांड डाउन हो जाएगी। थर्ड, पब्लिक बोरोइंग, लोगों से उधार ले लो, है ना, या सेंट्रल बैंक से उधार ले लो, कमर्शियल बैंक से उधार ले लो, सॉरी, तो इससे क्या होगा, मनी में, कंट्री में पैसा कम हो जाएगा, गवर्नमेंट पास आ जाएगा। इंक्रीज बोरोइंग टू एब्सॉर्ब एक्सेस परचेजिंग पावर फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से उधार ले लो ताकि उनका पैसा कम हो जाए, ऑब्वियसली डिमांड डाउन हो जाएगी। फोर्थ, डेफिसिट फाइनेंसिंग छोड़ दो। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? जब गवर्नमेंट अपने खर्चे उठा नहीं पा रही होती है, नए नोट छाप देती है, इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट पास टैक्स से जो कलेक्शन आया वो कम पड़ गया, खर्चे ज्यादा थे, तो उसने क्या करें, नए नोट छाप दिए, इसको छोड़ दो। ग्रेटली रिड्यूस द क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू लिमिट द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू स्पेंड, इससे सरकार खर्चा नहीं कर पाएगी, देयर बाय रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड। आया ये समझ में? ये फिस्कल पॉलिसी में था। अच्छा, ये चारों फिस्कल पॉलिसी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिमूव एक्सेस डिमांड बाय द कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी भी इस्तेमाल हो सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक कुछ ऐसा करेगा कि मार्केट में डिमांड कम हो जाए। अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा करा था। एंड क्रेडिट थ्रू द सेंट्रल बैंक टूल्स, यूज क्या करेगी सेंट्रल बैंक की टूल? क्या हो रहा है? बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, है ना। बैंक रेज द रेट ऑफ एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, कह रहे हैं ब्याज का रेट बढ़ा दो। ब्याज का रेट बढ़ाओगे, सेंट्रल बढ़ाएगा, कमर्शियल भी बढ़ाएगा, कमर्शियल बढ़ाएगा, लोग उधार नहीं लेंगे, उधार नहीं लेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। यही है। हायर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम कमर्शियल बैंक मेक्स बोरोइंग कॉस्टलियर, रिड्यूसिंग क्रेडिट, फाइनेंस, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। उधार लेके लोग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट छोड़ेंगे थोड़ा। सेकंड हो सकता है ओपन मार्केट ऑपरेशन करो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता था? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेच दी जाती थी या खरीद ली जाती थी इकोनॉमी में, है ना। तो अभी क्या करना है? हाँ, अभी क्या करना है? बेचना है या खरीदना है? बेचना है, ताकि पैसा आ जाए इकोनॉमी से हट के, किसके पास आ जाए? सेंट्रल बैंक के पास। समझ में आ रहा है? ये लिखा है, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक्स, रिड्यूसिंग देयर कैश रिजर्व एंड फोर्सिंग देम टू कट लोन एंड एडवांसेस व्हिच लोअर एग्रीगेट डिमांड। लोन कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। कैश रिजर्व बढ़ा दो, कम कर दो। कैश रिजर्व वो रिजर्व होता है जो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक अपने पास रखे रहता है, लोन नहीं दे सकता। अगर डिपॉजिट 1 लाख रुपए आई तो उसका कुछ परसेंट अपने पास रखे रहना पड़ेगा, ये कैश रिजर्व होता है। तो लोन कम करना है ना, तो कैश रिजर्व। इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद सेंट्रल बैंक। एक पोर्शन अपने पास रखता है, एक पोर्शन सेंट्रल बैंक के पास भी रखता है। कह रहे बस उस पोर्शन को बढ़ा दो कि उधार ना दे पाए। ठीक है, दिस रिड्यूसेस देयर लेंडिंग कैपेसिटी, देयर बाय लोअरिंग क्रेडिट, फाइनेंस, स्पेंडिंग एंड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इससे क्या होगा? लोग उधार नहीं दे पाएंगे, है ना। बैंक उधार नहीं दे पाएगा, लोगों को उधार नहीं दे पाएगा, तो क्या होगा? लोन कम हो जाएगा। और लोन कम होगा तो इससे क्या होगा? डिमांड भी कम हो जाएगी। हमने आपको बैंक चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया है ना, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। थर्ड है ना, इंक्रीजिंग इम्पोर्ट। अभी आपने फिस्कल पढ़ा और मॉनेटरी पढ़ा। इंक्रीजिंग इम्पोर्ट से कैसे डिमांड डाउन होगी? तो नाम से समझ में आ रहा है, बाहर से खरीद लो, अंदर की जो डिमांड है वो मैनेज हो जाएगी, डिमांड नहीं डाउन होगी, डिमांड कवर अप हो जाएगी। द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड कैन बी टैकल्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, सप्लाई बढ़ाओ, अपनी नहीं बढ़ाओ, बाहर से ले आओ इन द इकोनॉमी थ्रू imports of goods and service. An increase in import will increase the availability of goods and service in an economy and thereby would reduce the excess demand. Import लाओगे, demand इस्तेमाल हो जाएगी, है ना। Increase the availability of goods, availability बढ़ जाएगी तो demand भी पूरी हो जाएगी and thereby will reduce excess demand. Fourth, last क्या है? अपना output बढ़ा लो। Although short run में नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि चैप्टर ही short run पे था, long run में बढ़ा लो। Excess demand can be reduced by increasing the domestic production. However, कह रहे हैं एक्सेस डिमांड कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अपना प्रोडक्शन बढ़ा के बहुत कम हो सकती है, लेकिन द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन इज समवॉट लिमिटेड। छोटे समय में लिमिटेड है। दिस मेजर इज मोर इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन। लंबे समय में कर लो। फिर डेफिसिट डिमांड पे आते हैं। डिफ्लेशनरी गैप तुमने वो सीख लिया तो ये तो आ गया, ठीक है, बस नीचे आ जाएगा। सही, आप ग्राफ बनाइएगा वैसे ही, प्लॉटिंग वॉटिंग हम करते रहे। ये हो गया 45 डिग्री इनकम,
यहाँ पे डाल देते हैं एग्रीगेट डिमांड, है ना। डेफिसिट डिमांड से डिमांड कर्व नीचे आएगा, मतलब आपका ये यहाँ जाएगा AD1, ठीक। और इक्विलिब्रियम कहाँ चल रहा था, यहाँ चल रहा था। आपका यहाँ से यहाँ तक जो क्रिएट हुआ, ये क्या क्रिएट हुआ, डेफिसिट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। डेफिसिट डिमांड इज डिफाइंड एज द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ना, फॉल्स शॉर्ट ऑफ आउटपुट, दिस इज आउटपुट बाय एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। डिफ्लेशनरी गैप क्या होगा, यही है डिफ्लेशनरी गैप, और क्या, वही मीनिंग है, कुछ अलग नहीं है, दोनों लिख दोगे फिट हो जाएगी। Deflationary gap represents the difference between the actual aggregate demand and the level of aggregate demand required to establish the equilibrium at full employment level, ठीक है, मतलब ये इसी की बात हो रही है। रीड कर लिया इसको, एक्चुअल में आप इतनी कर रहे हो नहीं यहाँ पे चाहिए थी, इनके बीच का डिफरेंस एक्चुअल में यहाँ हो गई है, डाउन डेफिशिएंट डिमांड चल रही है ना, एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअल आ गई है, बल्कि होनी वहाँ चाहिए थी, तो इतनी जो सिचुएशन है ये क्या है, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, यही लिखा हुआ है। डिफ्लेशनरी गैप रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एंड द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो यहाँ है, इनके बीच का जो गैप आ रहा है, ठीक। डेफिसिट डिमांड हेडिंग पहले चलती थी, अब डेफिशिएंट डिमांड उन्होंने बुक में दी हुई है, तो याद रखना डेफिसिट डेफिशिएंट, डेफिसिट से आ जाए डेफिसिट लिख देना, डेफिशिएंट आ जाए डेफिशिएंट लिख देना, ठीक है। इसमें नया इक्विलिब्रियम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों डाल सकते हो नया इक्विलिब्रियम, डाल देना दिखाने के लिए, फिल हो गई है, कम तो हो सकता है, बढ़ा नहीं सकते हो, कम तो हो ही सकता है ना, उस वाले में नया इक्विलिब्रियम नहीं डाल सकते थे, ये डालने समझाने की डाल देना, कुछ लिखना नहीं इसके बारे में, डालना डाल देना, ना डालना कोई बात नहीं। डेफिशिएंट डिमांड थोड़ा सा रीडिंग ऑब्जेक्ट है, पर रीडिंग ऑब्जेक्ट कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। क्या लिखा है, डेफिशिएंट डिमांड इज व्हेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज लेस देन द आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। पढ़ गया पीछे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट डिमांड, कंफ्यूज ना होना, एग्रीगेट आउटपुट मतलब एग्रीगेट सप्लाई। इट इक्वल्स द एक्सेस ऑफ पोटेंशियल आउटपुट ओवर एक्चुअल स्पेंडिंग। कह रहे पोटेंशियल ज्यादा है पर कम कर रहे हो, आप कम खर्चा कर रहे हो, क्रिएटिंग अ डिफ्लेशनरी गैप, इसी से क्या हो रहा है, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। पोटेंशियल कहाँ पे आपका, पोटेंशियल यहाँ है, आप कहाँ लाई कर रहे हो, आप यहाँ लाई कर रहे हो, ठीक। दिस गैप कॉजेज आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस टू फॉल, ठीक है। इस गैप से क्या हो रहा है, आपका इनकम भी डाउन हो रही है ना, बिजनेस भी डाउन हो रहा है, नौकरियां भी कम हो रही हैं, ठीक। फुल एम्प्लॉयमेंट फॉल बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लीडिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम आएगा, कौन सा आएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ वाला इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आया। आगे क्या लिखा है, लीडिंग एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और ऑब्वियस सी बात है आपकी रिसोर्सेज भी कम यूज हो रही है, अच्छे से यूज करो, इनकम ऊपर जा सकती है आपकी। द डिफ्लेशनरी गैप मेजर हाउ मच एग्रीगेट डिमांड मस्ट राइज टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो डिफ्लेशनरी गैप क्या है, कितनी अपनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओ कि आपका ये डिफ्लेशनरी गैप खत्म हो जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाओगे, ठीक, मतलब इसकी बात करी हुई है। अपनी डिमांड इतनी बढ़ा दो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ करे हो, इसके जैसे कम डिमांड है, आपकी इनकम घटेगी, कहाँ आ जाएगी, ठीक है, लेकिन ये बताना नहीं है, बस इतना सा बताना है। कॉजेज होंगे इसके भी कुछ, सारे पलट देना कॉज। हाउस होल्ड वहाँ खर्चा ज्यादा कर रहा था, यहाँ कम करेगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है प्राइवेट की, गवर्नमेंट भी खर्चे कम कर रही है, मनी सप्लाई भी कम हो गई है, नोट नहीं छप रहे नए, ठीक, आ गया। फिर क्या होगा, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड कैसे सही करी जाए, तीन रीजन इसके अंदर, तीन थ्रू से बताई गई। पहला तो वही है अपना क्या, फिस्कल पॉलिसी, दूसरा क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, बस सारे पलट देना रख के, ठीक है, हाँ, और लास्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब तुम उल्टा एक्सपोर्ट करो, है ना, यहाँ से बाहर बेचो, क्योंकि तुम्हारी डिमांड ही तो डाउन है, डिमांड बढ़ाओ अपनी किस तरीके से, बस काम खत्म हो जाएगा, डिफ्लेशन दूर हो जाएगा। डिफ्लेशन मतलब कमाई हमारी सब कम चल रही है। देखिए क्या लिखा है, डेफिशिएंट डिमांड लोअर्स इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, सो एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी रेज्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू द डिफ्लेशनरी गैप। कह रहे हैं जो डेफिशिएंट डिमांड है, इसकी वजह से इनकम सब डाउन हो गई है, तो भैया अपनी डिमांड बढ़ाओ, कितनी बढ़ाओ, जितना डिफ्लेशन है, ठीक। This can be done through fiscal, monetary and trade policy. Fiscal policy, monetary policy और trade policy से हो सकता है। Since it is the opposite of excess demand, measures are applied in
रिवर्स उल्टे कर दिए गए बस सारे मेजर्स को। फिस्कल पॉलिसी पे आते हैं, 4 थे, 3 थे, 4 थे। टैक्सेशन घटा दो, रिड्यूस डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है, प्रॉफिट बूस्ट हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ने लगेगी, खर्चा ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा करना शुरू करे, इकोनॉमी में पैसा आएगा, पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी। पब्लिक बोरोइंग, रीड कर लेना बाद में, हम शॉर्ट में रीड कर रहे हैं। उधार लेना कम कर दो, है ना, रिड्यूस पब्लिक बोरोइंग, ताकि लोगों के पास पैसा बच जाए और वो उससे डिमांड करें, ठीक। डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ा दो, नोट छाप के मार्केट में डालो, डिमांड नहीं हो रही। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट, बैंक रेट के साथ क्या करना होगा, घटाना है इस बार, ताकि लोन ज्यादा ले। ओपन मार्केट ऑपरेशन साथ क्या करना है, परचेस करो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ताकि लोगों के पास पैसा जाए। कैश रिजर्व घटा दो, ताकि सेंट्रल कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा दे पाए। एक्सपोर्ट प्रमोशन, क्या लिखा है, उल्टा एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दी जाए, जो फर्म बाहर बेच सकती है ना, उनकी उल्टा हेल्प करी जाए। ये पॉइंट थोड़ा सा नया ऐड ऑन हुआ है। गिव सब्सिडीज एंड टैक्स इंसेंटिव्स टू एक्सपोर्टर, उनको उल्टा पैसे दो बेचने पे जो एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि बूस्ट हो क्या, बाहर की डिमांड, फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड हेल्प रिड्यूस डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड दूर हो जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, बस खत्म हो गया। कह रहे कैलकुलेट एपीसी, एमपीसी, एमपीएस, एपीएस सब आता है आपको, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कुछ डेटा दिया हुआ है, इनकम दी है, कंजम्पशन दी है। आपको इनकम, कंजम्पशन, सेविंग मिल जाए, आप तीनों चीजें निकाल दोगे। इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। इनकम कंजम्पशन ऑलरेडी दिया है, सेविंग निकालें, ऑब्वियस है, जो बच गया वही सेविंग है। यहाँ कितनी होगी, 100, यहाँ कितनी होगी, 140, सही है। अब निकालते हैं क्या, जो जो पूछा इन्होंने हमसे पहले, पहले हम निकाल लेते हैं एपीसी, बहुत आसान से निकलता है। कैसे निकलता है एपीसी, सी अपॉन, ठीक, कंजम्पशन अपॉन इनकम। कंजम्पशन 900, इनकम इतनी, 0. ठीक है ना। दूसरा क्या है, कंजम्पशन इतना, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा, 0.88, निकाल लेना। इसके बाद एपीएस निकाल लें, कैसे निकलेगा, सेविंग को कर दो इस बार, बस सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग है 100, ये है 0.1, सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग अपॉन इनकम 140 डिवाइड बाय 1200, 0.12 आ गया ये। नेक्स्ट निकालते हैं एमपीसी, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो पहला तो निकल ही नहीं पाएगा ना। दूसरे में कंजम्पशन में कितना चेंज है, 160, 900 से 1060 पहुंचा है, 160 चेंज है, 160 चेंज, और इनकम में कितना चेंज है, 200। सॉल्व कर दिए, आ जाएगा 0.8। के बाद क्या निकाल लें, एमपीएस। अरे एमपीएस निकालना भी आसान है, आपको बस चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम रखना है। पहला तो नहीं आएगा, है ना, दूसरा आएगा, 0.2 होगा, तो 1 माइनस करके भी तो निकाल सकते हो, रिलेशन भी तो एक है। एमपीसी में जो बच गया वो क्या है, एमपी एस 0.2। नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल दिए, कहने से कंप्लीट करिए। देखिए तो इन्होंने इनकम और एमपीसी आपको देके रखी है, इनकम दिया है, दिमाग लगाओगे सब हो जाएगा, रिलेशन पता है, चैप्टर पता है तो सब हो जाएगा। एमपीसी 0.6, सेविंग कितनी बताइए, पहली बार में -90। और एक बात हमें पता है, अगर सेविंग पहली बार में -90 है तो कंजम्पशन पहली बार में क्या होगा। इसके बाद क्या निकालना है हमको, सेकंड वाला कंजम्पशन कैसे निकाला जाए, क्योंकि आगे की ना सेविंग दी है ना कंजम्पशन दिया है, एमपीसी दिया हुआ है। एमपीसी क्या होता है, एमपीसी होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। अब अगर हम कहें एमपीसी दिया है और चेंज इन इनकम दिया है, क्या चेंज इन कंजम्पशन निकाल सकते हो तुम, है ना। चेंज इन इनकम तो मिल गया, कितना चेंज आया, 100, हाँ, इनटू करके। चेंज इन इनकम कितना दिया, 100, एमपीसी कितना दिया, 0.6, पुट ऑन कर दो, 0.6 यहाँ पुट ऑन करा, चेंज इन कंजम्पशन को वैसे ही रहने दिया, अपॉन में क्या पुट ऑन करा, चेंज इन इनकम दैट इज 100। आया समझ में, चेंज इन कंजम्पशन इधर रहने दो, 100 को उधर भेज दो, क्या बन जाएगा, 0.6 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन, क्या आएगा, 60। 60 क्या आ गया, चेंज इन कंजम्पशन 60 आया। तो अब क्या बता पाओगे दूसरा कंजम्पशन कितना होगा, 90 था तो दूसरा कितना होगा, 150, 60 बढ़ा ना, 90 में जोड़ोगे, ये चेंज है, 60 ना लिख देना, ये चेंज है, चेंज मतलब इनकम बढ़ी है, ये भी बढ़ गया होगा, कितना हो गया होगा, 150। आ गया समझ में। नेक्स्ट भी ऐसे ही निकालोगे और सेम ही आएगा क्योंकि 0.6 है, और इसमें चेंज फिर कितना है,
100 का, तो 60 और बढ़ा, कितना हुआ होगा? फिर यहाँ फिर उतना ही चेंज है, फिर 60 बढ़ा, कितना आया होगा? 270। सेविंग निकाल लोगे? निकाल लेंगे। अब एक बात सोचो, इनकम 100 है, कंजम्पशन 150 है, अभी भी डिस सेविंग हुई है कि सेविंग हो गई है? कंजम्पशन 150 है, इनकम 100 है, डिस सेविंग हुई -50। कंजम्पशन 210 है, 1 रुपए डिस सेविंग आई, ठीक है ना? 270 कंजम्पशन, 300 इनकम, -30 की डिस सेविंग आई। यू आर राइट, खर्चा कम करा है, इनकम ज्यादा है 30, ठीक है? आगे समझ में। नेक्स्ट आ जाए किस पे, और क्या निकालना है? एपीसी निकालना है। अब तो बहुत आसान हो गया है, इनकम सेविंग कंजम्पशन है, सब निकल आता है फिर तो। बस दिक्कत यहाँ यही हो गई थी, कंजम्पशन भी गायब था, ये भी गायब था, एमपीसी सब निकाला हम लोग ने, ठीक है? अब निकाले एपीसी। एपीसी कैसे निकालोगे? एपीसी निकलता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, है ना? पहली बार में अनडिफाइंड हो गए, ठीक, क्योंकि 90 और 0 है। अब आते हैं 150 डिवाइड बाय 100, कितना आएगा? 1.5, ठीक है ना? नेक्स्ट निकाले 210 डिवाइड बाय 200, कितना आएगा? 1.05। नेक्स्ट निकाले 270 डिवाइड बाय 300, कितना आएगा? 0.9। आगे और क्या निकालना है? एपीएस निकाल लोगे? कैसे निकलेगा? सेविंग अपॉन इनकम, सेविंग डिवाइड बाय इनकम। पहला अनडिफाइंड, दूसरा -50 और 100, कितना आएगा? 0.5, है ना? माइनस का, लेकिन क्यों माइनस का? क्योंकि देखिए एक साइन माइनस का है। नेक्स्ट निकालें, सेविंग 10 है, 200 है, माइनस का कितना? 0.05। फिर 30 डिवाइड बाय 300, 0.1 कर लेना, कैलकुलेटर पे आ जाएगा सब, ठीक है? नेक्स्ट बोले। अच्छा, इधर की प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 5। देखो, आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी कंजम्पशन की, है ना? कंजम्पशन की कुछ एक इक्वेशन थी जिसका नाम था A प्लस CY, याद है सबको? कंजम्पशन एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता रहता है, एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है। ऑटोनॉमस वो जो जीरो इनकम पे होता है, इंड्यूस्ड वो जो इनकम बढ़ने से चालू होता है, ठीक है? हाँ, CY इज इंड्यूस्ड, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ा, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ठीक? अच्छा, अब देखते हैं, इस पे भी फॉर्मूले लग जाएंगे। कह रहे गिवन C इक्वल्स टू दिस, फॉर्मूला लगाओगे C इक्वल्स टू, कह रहे 300 प्लस 0.8 Y, ठीक? कह रहे हैं Y इक्वल्स टू 4000, दिखाई दे रहा है? फाइंड द लेवल ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन निकालना है। अरे बहुत आसान है, ठीक है? Y की वैल्यू बताई थी इन्होंने हमको, है ना? बस इसमें पुट ऑन कर दो, और क्या रह गया? जब ये 300 प्लस 0.8 Y आ रहा है तो C निकल आएगा, निकल आएगा। क्या लिखोगे? 300 प्लस 0.8 इंटू Y की फिगर, Y की फिगर कितनी दी है? 4000, Y हटा के 4000 रख दिया, सॉल्व कर दो। 300 0.8 इंटू 4000 करो, कितना आएगा? 300 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 3200, और हो जाएगा कितना? 3500 कंजम्पशन आ गया। सिक्स्थ प्रॉब्लम, कह रहे गिवन दैट, इस बार देखिएगा ध्यान से, C इक्वल्स टू 60 प्लस 0.8 Y। एक चीज तो हमें तो वैसे ही दी हुई है, लेकिन इस बार बताएं इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60। इन्वेस्टमेंट कितनी है? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। पहले तो एक चीज निकालनी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है, और कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है, सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। बहुत सी चीजें उन्होंने गैप करी है। वाई देते तो कंजम्पशन आ जाता, पर वाई भी गायब है ना? क्या करा जाए, कोई बता पाएगा? देखो, अगर हम कहें इक्विलिब्रियम के समय आई जो होता है हमारा, किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम के समय आई मतलब इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है? सेविंग्स के बराबर होता है ना? आपने देखा था इक्विलिब्रियम चल रहा था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में कट कर रहे थे, सेविंग नीचे से गया था, इन्वेस्टमेंट ऐसे गया था, ठीक है? तो ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं है खाली, ये हमारी क्या है? हाँ, ऑटोनॉमस वाली इन्वेस्टमेंट जा रही थी। इक्विलिब्रियम के समय सेविंग नीचे से आया था, ऊपर कट करता हुआ गया था यहाँ पे, तो हमने क्या बताया था? एस और आई आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे जो आई दिया है 60, यही हमारी क्या है? सेविंग है। एक चीज और मिली, अच्छा डिराइव होगा भैया, तो एस मिल गया हमें 60, इन्वेस्टमेंट भी कितना है? 60। एक और बात होती है, क्या बात होती है? कि अगर तुम्हें इनकम निकालनी है तो आप इनकम कैसे निकालते हो? सी प्लस एस, है ना? कंजम्पशन प्लस सेविंग। अच्छा, इनकम का फॉर्मूला लगा दें, y इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो y इक्वल्स टू कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन का तो पूरा पूरा फॉर्मूला दिया है, रख दें। क्या दिया है? 60 प्लस 0.8 y, ठीक है? और सेविंग कितनी है? 60। अगर इस फॉर्मूले को तुम सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? y मतलब इनकम, ठीक है? सॉल्व करें। आप 0.8 को इधर भेजोगे,
y माइनस 0.8y। क्यों? ये प्लस में था, इधर आके क्या हो गया? माइनस में। इधर रखो क्या? 60 प्लस 60। इधर क्या बचा? y मतलब 1y, 1y मतलब 0. मतलब कितना बचा? 0.2y इक्वल 60 प्लस 60 कितना हुआ? 120। और सॉल्व करें, y इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 0.2, y कितना आ गया? आ रहा है 600। तो आपकी एक चीज सॉल्व हो गई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया कितना? 600। बहुत घुमा के फॉर्मूला रखा गया है। पहली चीज यही पूछी थी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अभी लेकिन एक की बात निकली है, और ही बातें निकलवाई इन्होंने। कह रहे कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल निकालो। कंजम्पशन अब तो निकल आएगा ना, है ना? कंजम्पशन का फॉर्मूला साफ साफ लिखा था, इनकम पता चल गई है, बस इनकम पुट ऑन करनी, ऊपर की तरह हो गया है ना? सेकेंड पार्ट, कंजम्पशन था 60, है ना, प्लस 0.8 y कितना आ गया? 600। समझ रहे हो? ऊपर कंजम्पशन फॉर्मूला दिया था, y गायब था, y तो निकाल लिया हमने। अब तो लग जाएगा ऊपर की तरह, सॉल्व कर लिए। 60 प्लस 0.8 इंटू 600 करो, कितना आएगा? 12, 120 कम हो जाएगा, आएगा 480। 480 प्लस 60 करो, कितना आएगा? 540। थर्ड वाले पे आते हैं। हाँ भैया, थर्ड क्या कह रहा है? सेविंग एट इक्विलिब्रियम निकालो। सेविंग निकालने के बाद सेविंग तो पता है, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज 60। काम खत्म हो गया। इन एन इकोनॉमी आपकी सेविंग दी हुई है, सेविंग कितनी है? -50 प्लस 0.5y, है ना? सेविंग बताई इन्होंने -50 प्लस 0.5y। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बता दिया कितना? 7,000 रुपए। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इक्विलिब्रियम वगैरह वगैरह। खैर एक बात नोटिस करो, इन्वेस्टमेंट बताई इन्होंने, पूछा क्या है हमसे? y। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब क्या निकालना है, और दूसरी चीज पूछी उसको भी देख लेंगे। पहले y निकाले। y कैसे निकलेगा? सेविंग का तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, और सेविंग दी भी हुई है। कैसे दी है? इन्वेस्टमेंट 7,000 है, तो मतलब सेविंग भी कितनी है? 7,000, है ना? अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, ठीक, तो सेविंग तो मिल ही गई। तो अब इसी फॉर्मूले को रख दें। क्या रखोगे? सेविंग इक्वल्स टू माइनस का 50 प्लस 0.5y, है ना? तो यहाँ सेविंग की जगह क्या रख देना? सीधे सीधे 7,000। क्यों? सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है। सर वही फॉर्मूला लगाए थे जो लिखा है इन्होंने, 50 प्लस 0.5y। ठीक है, y इधर रहने दो, इनको इधर भेज दो। 7,000 प्लस 50 माइनस से प्लस में आ गया, इक्वल्स टू 0.5y। प्लस करोगे कितना बनेगा? 7,050 इक्वल्स टू 0.5y। y यही रहने दो, 0.5 को डिवाइड में भेज दो। 70,050 डिवाइड बाय 0.5, 14,100 इक्वल्स टू y। इनकम आ गई 14,100। ये देखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम। अब कंजम्पशन निकालना है इक्विलिब्रियम पे। कंजम्पशन कैसे निकलता है? कंजम्पशन तो बहुत आसान होता है। कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम में से सेविंग को घटा दो, है ना? तो सेविंग, इनकम आपकी 14,100 है, सेविंग आपकी कितनी है? सेविंग थी आपकी 7,000, है ना? इन्वेस्टमेंट 7,000, माइनस करो बचेगा 7,100, दैट इज कंजम्पशन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? अच्छा, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। एमपीसी 1 है ना? मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे निकलती है? k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी करोगे, एमपीसी तो 1 ही दिया हुआ है, क्या आ जाएगा? 0, और डिवाइड बाय 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में बोल दिया जाता है इनफिनाइट। ठीक है, तो 0 से पॉसिबल ही नहीं है, तो इनफिनाइट। आगे ये नेक्स्ट, एमपीसी 0 दिया हुआ है, एमपीसी 0 दिया है, 1/1 माइनस एमपीसी डेट इज 0, तो बचा 1/1, क्या आ रहा है? मल्टीप्लायर इज 1। ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट क्या दिया है? इफ एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस, एमपीसी एमपीएस के बराबर है, मतलब दोनों आधे आधे रहे होंगे, है ना? क्योंकि एमपीसी एमपीएस को प्लस करो, क्या बनता है? 1। ये एक रिलेशन थी, तो एमपीएस और एमपीसी बराबर है, मतलब कितने रहे होंगे? 0.5 प्लस 0.5। तो अब निकालें, क्या बनेगा? 1/1 माइनस 0.5, फॉर्मूला यही लगा रहे हैं हम, एमपीसी 0.5 है, 1/0.5 दैट विल बी 2, है ना? क्या लिखा है? प्रॉब्लम 9, इन एन इकोनॉमी एमपीसी इज 0.75, इफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 10 करोड़, हाउ मच विल बी द इंक्रीज इन इनकम? आसान है, आपके कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इतने से बढ़ी, इतना बता दो इनकम कितने से बढ़ी होगी। इन्वेस्टमेंट कम बढ़ती है, इनकम ज्यादा बढ़ती है, पहले मल्टीप्लायर निकाल लो, सब आ जाएगा।
मल्टीप्लायर निकाले, मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, 1/1 माइनस MPC आएगा, 1/1 माइनस MPC मतलब 0.25 बचेगा ना, डायरेक्ट रख दें, 0.75 है, एक में से घटाओगे 0.25 बचेगा, सॉल्व फिर कितना आ रहा है 4, जब मल्टीप्लायर 4 है तो ऑब्वियस है इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, 4 गुना ज्यादा आ गया है ना। इनकम कितनी है, इन्वेस्टमेंट चेंज इनटू मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट चेंज कितना है 10 करोड़, मल्टीप्लायर कितना है 4, दैट विल बी 40 करोड़। नेक्स्ट क्या दिया है, इन एन इकोनॉमी नेशनल इनकम कितनी बताई है इन्होंने, इनकम बता दी इंक्रीज बाय 500 करोड़, रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 125 करोड़, कैलकुलेट MPC निकाल लो कह रहे हैं, तुम अगर पहले मल्टीप्लायर निकाल लो, मल्टीप्लायर एक फॉर्मूला और भी तो होता है, क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले थे, एक ये भी था, याद है। तो चेंज इन इनकम कितना था, इंक्रीजेस बाय 500 करोड़, और चेंज इनकम में कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है 125 करोड़, सॉल्व करने कितना आएगा 500 बाय 125 आ रहा है 4, ठीक है, मल्टीप्लायर आया 4, निकालना MPC हमको। अब एक मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और भी तो है, क्या है, K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस MPC तो नहीं पता, x रख दें, K पता है क्या रख दें 4, सही है ना। अब 1 माइनस x इधर आएगा, है ना, पूरा पूरा मल्टीप्लाई होगा, लिखना 4 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, पूरा पूरा ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1। आया समझ में क्या करा, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ 4 एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे भी होगा, जब ब्रैकेट लगे होते हैं दोनों से मल्टीप्लाई होता है, हो जाएगा 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 1। अब 4 उधर भेज दिया जाए, है ना, 4 उधर भेज दोगे आएगा माइनस 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 4, आंसर क्या आएगा, माइनस का 4x इक्वल्स टू माइनस का 3, x यहीं रहने दो बाकी उधर भेजो, 3/4 इट विल बी 0.75, 0.75